अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 30 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 31 की कहानी। जैंग की नजर उस पर टिकी हुई थी। लिटिल नाइन के अलावा उसके पास और भी कई पत्ते थे, लेकिन जब तक वो सामने वाले को ठीक से समझ नहीं लेता तब तक लापरवाही नहीं कर सकता था, वरना भले ही वो खुद को बचा ले लेकिन अपने साथियों की जान की गारंटी नहीं दे पाएगा। सिंह जी की आंखें सफेद हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। जैंग ने सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसका स्टेटस विंडोज सामने आ गया। उसका असली नाम शु लैंडवो था और वो टैंकिंग डिवाइन रेस से था। वो सक्सेशन लाइन का 19वां उत्तराधिकारी था और उसके पास लेवल 6 की ताकत थी। वो असल में एंशिएंट गॉड चर्च का एक सीक्रेट एजेंट था जो एबिसल रिफ्ट के जरिए डाजिया में उतरा था। उसने सोर्स को दबाकर खुद को एक डुअल प्रोफेशन जीनियस के रूप में छिपाया हुआ था। टैंकिंग डिवाइन रेस 10,000 रेसेस में 61 नंबर पर थी और 3 मेन प्रिमोडियल डिवाइन रेसेस की एक सेकेंडरी ब्रांच थी। इसके अलावा उसके पास टेनियन पर्ल थी जो हेवनली दांव की परसेप्शन को ब्लॉक करने का काम करती थी। जिज्ञासा भरी नजर से जैंग सोचने लगा और उसे एक तरीका सूझा जिससे वो हालात पलट सकता था। उसने पूछा कि क्या एक्सायोजिया के पास अब भी डिवाइन और डीमोनिक ब्लड एसेंस बची है जो पहले जियोली के सेक्रेट ट्रेजर में रखी थी। उसने कहा कि बस एक बूंद दे दे। एक्सायोजिया, जो लकड़ी की तरह सो रहा था, बोला कि कुछ भी नहीं बचा, वो सब खा चुका है। फिर एक्सायोजिया ट्रांसफॉर्म हुआ, उसकी आंखें चमकने लगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और जैंग से कहा कि अगर वो चाहे तो उसके शरीर से ही एक बूंद खून निकाल सकता है। उसने बताया कि जो ब्लड एसेंस उसने रिफाइन की है उसका असर ओरिजिनल जैसा ही है, बस साइड इफेक्ट्स कम है। उसने कसम खाकर कहा कि जैंग फटकर मरेगा नहीं। ये सुनते ही जैंग की आंखों में खुशी भर गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फैसला किया कि पहले थोड़े से खून से रिस्ट्रिक्शन तोड़ेगा और बाकी बाद के लिए बचाकर रखेगा। जैसे ही एक्सायोजिया ने जैंग को खून की एक बूंद दी, जैंग खड़ा हो गया और उसके शरीर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगी। सिंह जी की नजर उसी पर जमी हुई थी। वो हैरान था कि जैंग हिलडुल कैसे पा रहा है और ये समझ नहीं पा रहा था कि वो थ्रेड्स के जाल से बाहर कैसे निकला। खड़ा होते ही जैंग ने अपनी शक्ति से एक बैरियर बना लिया। ये देखकर सिंह जी हंस पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बैरियर क्यों बनाया गया है। उसने जैंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या वो मरते समय ज्यादा चिल्लाने से डर रहा है कि लोग सुन लेंगे और उसे शर्मिंदगी होगी। जैंग अपनी जगह डटा रहा और सोंग चंग जी को उसके असली नाम शु लैंडवो से पुकारा, ये बताते हुए कि उसे उसकी सारी साजिशों का पता है। सोंग चंग जी जमीन पर उतरा और उसकी तरफ चलते हुए नीचे देखने लगा। उसने पूछा कि जैंग आखिर है कौन और उसे उसका असली नाम कैसे पता है, जबकि 10,000 रेसेस के असली नाम कभी सामने नहीं आते। जैंग के शरीर से भेदती हुई एनर्जी निकलने लगी। उसने कहा कि सिंह जी ये जानने के काबिल नहीं है कि वो कौन है। सिंह जी ने जैंग की खतरनाक ऑरा महसूस की और अनजाने में अपना हाथ चेहरे के सामने कर लिया, ये सोचते हुए कि कहीं वो मिंग क्लैन का कोई एंसेस्टर तो नहीं। जैंग आगे बढ़ा, उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। उसने उसे घूरते हुए पूछा कि टैंकिंग डिवाइन ट्राइब इतनी नालायक कैसे हो गई और सक्सेशन में 19वें नंबर वाला इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। घमंडी सोंग चंग जी की आंखों में डर भर गया। वो घबरा गया क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि जैंग को उसके सक्सेशन पोजीशन का भी पता होगा। उसने पसीना पोंछा, उसकी आंखें दहशत से फैल गई। उसे लगा कि जैंग की पोजीशन शायद उसके क्लैन लीडर से भी ऊपर है। कांपती आवाज में उसने पूछा कि क्या जैंग भी डिवाइन ट्राइब से है। जैंग की आंखें घुटन पैदा करने वाली चमक से भर गई। उसने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या सेचंग को उसके अंदर मौजूद एंशिएंट गॉड की ऑरा महसूस नहीं हो रही। ये सुनते ही उसने लार निकली। समझ गया कि अब वो पूरी तरह कुचला जाने वाला है। हमारा लड़का गुस्से में था। उसने कहा कि एंशिएंट गॉड चर्च ने बहुत लापरवाही की है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने बिना ठीक से जांच किए सोंग चंग को यहां भेज दिया, जिससे उसकी पूरी योजना खराब हो गई। चर्च के लोग और सोंग चंग जी दोनों को मरना होगा। सोंग चंग जी जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, सिर झुका लिया और जैंग से अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि उनसे गलती हो गई, उन्हें नहीं पता था कि भगवान खुद यहां मौजूद है, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी।
उसने ये भी कहा कि टैंकिंग डिवाइन ट्राइब असल में प्रिमोर्डियल डिवाइन ट्राइब से ही निकली है, यानी उनकी जड़ और ओरिजिन एक ही है। उसने जैंग से अपनी जान बख्श देने की गुहार लगाई। हमारा लड़का चुपचाप उसे देखने लगा। सॉन्ग चंग जी सिर झुकाए जमीन की तरफ देखता रहा। जैंग उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। लिटिल नाइन ने अपनी उंगली गाल पर रखी और उसके मुंह में पानी भराया। हमारा लड़का जानता था कि अगर वो सॉन्ग चंग जी को कॉर्नर करके लड़ेगा तो उसकी कमजोरियां जरूर सामने आ जाएंगी। इसकी बजाय सबसे समझदारी वाला तरीका यह था कि उसे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फंसाया जाए और सीधे लिटिल नाइन से खत्म कर दिया जाए। जब तक लिटिल नाइन बाहर नहीं आती तब तक इसे नियमों का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। सेक चंग जी जैंग के सामने ऐसे लेट गया जैसे वो कोई भगवान हो। हमारा लड़का होश में आया और शांत भाव से बोला कि उसकी बातों में दम है। उसने माना कि उनकी एसेंस और ओरिजिन एक ही है। ऊपर से उसकी योजना पहले ही आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसकी जान बख्श देगा। ये सुनते ही सींग दिल से उसका धन्यवाद करने लगा। जैंग उसे घूरने लगा, हाथ आगे बढ़ाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ताकत इस्तेमाल की। उसने समझाया कि उसे पता है सियोंग चंग जी वापस केव जाना चाहता है, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उसकी ओरिजिन को नुकसान पहुंचेगा। उसने सलाह दी कि वो उसके शरीर के अंदर चला जाए और वादा किया कि जीनियसेस का मामला निपटाने के बाद वो खुद उसे केव तक वापस पहुंचा देगा। सेगी थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। उसने ये बात मान ली और हमारे लड़के का धन्यवाद किया, ये कहते हुए कि वो उसकी इस दया को कभी नहीं भूलेगा। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जैंग ने हाथ बढ़ाया और सियोंग चंग जी के शरीर को एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमक उठीं और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अभी धन्यवाद करने का वक्त नहीं आया है। सिंह जी को जैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो जगह कीड़ों से भरी हुई थी और जैसे ये कम हो, वहां वो ड्रैगन भी मौजूद था जिसे हमारे लड़के ने टूम में पाया था, और उस ड्रैगन के ऊपर बैठे थी लिटिल नाइन। सिंह जी मुड़ा और ये सब देखकर डर से कांप गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लिटिल नाइन ने ठुड्डी पर हाथ टिकाया और उसकी नजर सॉन्ग चंग जी पर जा टिकी। इतने समय बाद किसी इतने ताकतवर इंसान को खाने का मौका मिलने वाला था, इसलिए वो शर्माते हुए जीभ बाहर निकालने लगी। जैन ने उसे खाने की इजाजत दे दी। एक पल भी बर्बाद किए बिना लिटिल नाइन मदर इंसेक्ट में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने उस पर हमला किया और उसे निगलना शुरू कर दिया। बेचार सॉन्ग चंग जी की चीखें निकल गई। वो मदद की भीख मांगता रहा। जैंग ने हाथ छाड़ा, फिर जैंग वैंग और यिंग एक्साइन की तरफ मुड़ा और पूछा कि वो अब भी घुटनों के बल क्यों बैठे हैं। उन दोनों की नजर जैंग पर टिकी हुई थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यिंग जैंग की आंखों में डर भर गया। वो पसीना बहाने लगा और जोर से निगल लिया, क्योंकि उसने देखा था कि सींग जी भी जैंग के सामने घुटनों पर था। जैंग वुवांग, जो शौक में होने के बावजूद खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और उसे नहीं पता था कि जैंग ने सेक से आखिर कहा क्या था। ज़िक्शुआनु और बाकी लोगों के शरीर पर जो थ्रेड्स लिपटे हुए थे वो गायब हो गए। वो खड़ी हुई, मुट्ठी सीने पर रखी और ये देखकर शर्मा गई कि जैंग ने उसे फिर से बचा लिया। लियू सैंडो हमारे लड़के के पास आई, आंखें बंद की और शुक्रगुजार मुस्कान के साथ उसकी गर्दन पकड़कर उसे गले लगाया और धन्यवाद कहा। मुहेंकू की आंखें एडमिरेशन और प्यार से भर गई। मुस्कुराते हुए उसने कबूल किया कि जैंग ही उसका इकलौता भगवान है। जैंग चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाकियों की नजर उन पर टिकी हुई थी और वो जलन महसूस किए बिना नहीं रह पाए। यिंग एक्सायन के एक आदमी ने मुंह के पास हाथ रखा और सच्चे दिल से कहा कि जैंग बहुत ज्यादा ताकतवर है और पूछा कि क्या उन्हें अब भी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। यिंग जैंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा कि जैंग ने उन सबकी जान बचाई है, इसलिए अगर कभी उससे लड़ना हुआ तो वो क्लासिफिकेशन बैटल के बाद ही होगा। जैंग ने लुओ सैंडो के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में खुशी फैल गई। फिर वो सबकी तरफ मुड़ा और मुस्कुरा दिया। अब 1 घंटे से भी कम वक्त बचा था और जब कोई लड़ना नहीं चाहता था तो उसने सुझाव दिया कि सीक्रेट रियल्म के सेंटर में जाकर
थोड़ा आराम किया जाए और बाकी समय खत्म होने तक बारबेक्यू खाया जाए। मोहेनु हमारे लड़के को एडमिरेशन से देखने लगी और मुस्कुराने लगी। सब सीक्रेट रियल्म के सेंटर में पहुंचे। सिस्टम इन्वेंट्री का इस्तेमाल करके हमारे लड़के ने बारबेक्यू का सारा सामान निकाल लिया। एक महिला खाना तैयार कर रही थी और जैंग बाकी लोगों के साथ बैठकर खाने लगा। यिंग एक्सेन ने मीट स्क्यूअर उठाया, क्यूरियोसिटी से एक बाइट लिया और सोचा कि ये तो काफी अच्छा है। लू सैंडो जैंग के पास बैठी और मुस्कुराते हुए बोली कि उसकी एपेटाइट बहुत बढ़िया है। तभी हमारे लड़के के सामने एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें दिखाया गया कि वो लेवल 39 से सीधे लेवल 48 पर पहुंच गया है। उसकी नजर उसी पर टिक गई। वो शौक में था कि उसने एक साथ 9 लेवल कैसे जंप कर लिए। उसी वक्त सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर लिटिल नाइन सॉन्ग चंगजी को पूरी तरह निगल चुकी थी। उसकी आंखों में संतुष्टि साफ दिख रही थी। उसे अपने मुंह में कुछ अटका हुआ महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर एक धागा बाहर निकाला, ये सोचकर कि शायद कांटे होंगे। वो धागा लिटिल नाइन की लार से भीगा हुआ था। जैन ने ध्यान दिया और पहचान लिया कि वो श्वनडुओं की सोल थी। एक स्टेटस विंडो सामने आया। ये धागा फर्स्ट लेवल डिवाइन वेपन था जिसमें कई एबिलिटीज थी। पहली एबिलिटी थी एल्यूक्री सोल कोलैप्स, जिससे यूजर स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़कर दुश्मन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घुस सकता है और उसकी एसेंस को नष्ट कर सकता है। दूसरी एबिलिटी थी सोल लॉक, जिससे यूजर आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे अपनी ताकत में बदल सकता है। तीसरी एबिलिटी थी सोल डेसेंट, जिससे रेसिडुअल सोल्स एक्टिवेट होकर बैटल में एक शक्तिशाली ऑक्सिलरी स्पिरिचुअल बॉडी बना सकती है। इस धागे में अनगिनत जीवों की आत्माएं थी। अगर इसे 100 साल तक स्पिरिचुअल पावर से नर्चर किया जाए तो यह पूरी तरह फ्यूज हो सकता है। अभी यह थ्रेड इनकम्प्लीट था और इसे और सोल्स के साथ मर्ज करना जरूरी था। तभी यह सच में फर्स्ट लेवल डिवाइन वेपन बन पाएगा। इसमें एवोल्यूशन पोटेंशियल भी था। जितनी ज्यादा सोल्स ये निकलेगा उतनी ही इसकी क्वालिटी और लेवल बढ़ेगी। इस वेपन की स्पेशल एट्रीब्यूट ये थी कि ये किसी ओनर को रिकॉग्नाइज नहीं करता और नहीं इसे अस्थायी रूप से एक्टिवेट किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले स्पिरिचुअल पावर से नर्चर करना जरूरी था। जैंग सी ऑफ कॉन्शियसनेस में दिखाई दिया और उसकी नजर गंभीर भाव के साथ उस थ्रेड पर टिक गई। तभी उसे समझ आया कि सॉन्ग चंगजी ने पहले क्यों कहा था कि उसे सोल्स रिफाइन करने के लिए समय चाहिए। असली वजह यह थी कि यह वेपन अभी अपने कंप्लीट फॉर्म में नहीं था। अब हमारे लड़के के पास एक और हिडन कार्ड आ चुका था जिसे वो इस्तेमाल कर सकता था। उसने फैसला किया कि पहले ट्री की मदद से इस थ्रेड को नर्चर करेगा ताकि बाद में ये उसे अपना ओनर मान ले। उसके लिए इक्विपमेंट पालना उतना फायदेमंद नहीं था जितना इंसेक्ट्स पालना। लिटिल नाइन जो जैंग के पास उड़ रही थी पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ट्री ने थ्रेड को नर्चर करना शुरू किया और उसी वक्त एक सिस्टम विंडो सामने आया जिसमें बताया गया कि थ्रेड नर्चर हो चुका है और अब ओनर रिकॉग्निशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जैंग शॉक में था कि ट्री ने इतनी जल्दी थ्रेड को नर्चर कर दिया। असल में उसने तो सोचा था कि डिवाइन सोल एनर्जी से इसे नर्चर करके प्रोसेस तेज करेगा। ट्री अपनी एक ब्रांच के जरिए थ्रेड को नर्चर कर रहा था। हमारे लड़के के लिए यह ट्री वाकई इनक्रेडिबल था। यह न सिर्फ उसकी डिवाइन सोल को प्रोटेक्ट करता था बल्कि ग्रेट ड्रीमर के इल्यूजन को भी ब्लॉक कर सकता था। यहां तक कि जब एंशिएंट गॉड ने जैंग के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब भी ट्री ने उसे एक फल में बदल दिया था। और अब यह साफ हो गया था कि ट्री डिवाइन वेपन्स पर भी स्पेशल इफेक्ट डाल सकता है। जैंग ने थ्रेड उठाया और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि डिवाइन वेपन ने उसे अपना ओनर मान लिया है। जैंग की आंखों में खुशी भर गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि भविष्य में जब वो जुलू के डिवाइन एम्परर से हुपो स्वॉर्ड हासिल करेगा तो उसे भी ट्री को देगा ताकि वो उसे नर्चर कर सके। लिटिल नाइन क्यूरियोसिटी से चुपचाप थ्रेड को देख रही थी। ट्री पर फिर से फ्रूट्स उगाए थे। इस बार एक ग्रीन था और 2 ब्लू। ट्री के दोबारा फल देने से जैंग खुश हो गया। हालांकि फ्रूट्स लो लेवल लग रहे थे लेकिन एक से ज्यादा थे। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि ग्रीन फ्रूट में ट्रिपल एक्सपीरियंस कार्ड है जो एक्टिवेट करने पर 3 घंटे तक मिलने वाला एक्सपीरियंस 3 गुना कर देता है। ब्लू फ्रूट्स में क्लास चेंज मिशन एग्जेम्पशन कार्ड था जिससे हमारा लड़का किसी एक प्रोफेशन के लिए क्लास चेंज मिशन स्किप कर सकता था। जैन ने ठुड्डी पर हाथ रखा और क्यूरियोसिटी के साथ
सिस्टम विंडो में दिखाई गई जानकारी पढ़ने लगा। ये देखकर वो मुस्कुरा दिया कि उसे 2 क्लास चेंज मिशन एग्जेम्पशन कार्ड्स मिले हैं। वो अभी लेवल 48 पर था और तीसरे क्लास चेंज से ज्यादा दूर नहीं था। अब इस कार्ड की मदद से वो फ्यूचर में सीधे क्लास चेंज कर पाएगा, जो काफी कन्वीनियंट था। जैंग का स्टैटिस्टिक्स विंडो सामने आया। वो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में था, लेवल 48 पर, और उसकी कॉम्बैट पावर 437 स्टार्स थी। लिटिल 9 की नजर सिस्टम विंडो पर टिकी थी। उसकी आंखें हैरानी और कंफ्यूजन से फैल गई। जैन ने उंगली चटकाई और याद किया कि उसे ट्रिपल एक्सपीरियंस कार्ड भी मिला है। उसने फैसला किया कि सीक्रेट रियल्म से बाहर निकलने के बाद वो कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहां एक्सपीरियंस ग्राइंड कर सके। शायद वो उसी दौरान थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा कर ले। एंशिएंट गॉड चर्च के ग्रेट हॉल में एक रेड हुड पहने हुए शख्स ने ठुड्डी पर हाथ रखा और पोर्टल्स के जरिए सॉन्ग चंग को ऑब्जर्व करने लगा। ये शख्स एंशिएंट गॉड चर्च का 7th पिलर था, जिसे द लवर कहा जाता था। वो हंस पड़ी क्योंकि उन्हें लगा था कि रैंकिंग कंपटीशन तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन सन अकेले ही डैक्सिया के डिवाइन लेवल जीनियसेस को पूरी तरह कुचल देगा। उसने हाथ हिलाकर पोर्टल्स बंद कर दिए और सोचा कि अब देखने की जरूरत नहीं है, एक्ट करने का समय आ चुका है। द लवर एक क्लिफ के ऊपर खड़ी थी और नीचे कल्ट के बाकी मेंबर्स मौजूद थे। उसने हाथ आगे बढ़ाया और आदेश दिया कि सभी हेडक्वार्टर्स को सूचना दी जाए। केव्स में मौजूद एलाइज, मरीन रेस और फॉरबिडन जोन ऑफ द डेप्थ्स को डैक्सिया में हलचल शुरू करनी है। जैंग शुएंजी केव की रक्षा करेगा। जिलेंग हु पुराने मंक से भिड़ेगा। ग्रेट ड्रीमर अभी कुछ समय तक नहीं जागेगी, और जब तक वो जागेगी तब तक केओस हर जगह फैल चुका होगा। रियल्म के सारे गार्डियंस और सील्ड किंग्स दलदल में फंस चुके होंगे और खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे। वो एक रेड आइड वुमन थी। उसने अपनी हुड उतारी। उसकी आंखें कॉन्फिडेंस से चमक उठीं। मुस्कुराते हुए उसने साफ कहा कि चू जैंग को कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही सिटी को सैक्रिफाइस किया जाएगा, चू जैंग के नीचे मौजूद रिफ्ट इतना खुल जाएगा कि एंशिएंट गॉड का आगमन हो सके। उस पल उनके शरीर में मौजूद गंदा ह्यूमन ब्लड पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। ये सुनते ही कल्ट के मेंबर्स ने मुट्ठियां उठाई और चिल्लाने लगे, एंशिएंट गॉड के आगमन की घोषणा करते हुए। चू जैंग की दीवार पर नाइट वॉच पूरी मजबूती से खड़ा था। दीवार के ऊपर जियांग और टैंग मौजूद थे। जियांग ने बताया कि डैक्सिया के 9 महान रीजन्स में से जोंगन का यू मेंस छोड़कर बाकी सभी ने पूरी तरह विद्रोह कर दिया है। जियांग ने शहर को ऑब्जर्व किया और समझाया कि मरीन रेस और केव रेसेस दोनों मूव करने लगे हैं। डैक्सिया के 8 महान वॉर जोन्स फर्स्ट लेवल प्रेपरेशन स्टेट में प्रवेश कर चुके थे। भले ही चुजैंग कोई खास प्रोमिनेंट सिटी नहीं थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह अलर्ट रहना ही होगा। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 31 नहीं देखा है, तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 32 की कहानी। दीवार पर बैठी टैंग उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली कि चिंता मत करो, क्योंकि उनकी महान रक्षा पहले ही वार्मिंग अप फेज में आ चुकी है और आधे घंटे से भी कम समय में पूरी तरह तैयार हो जाएगी। जियांग की आंखों में गंभीरता आ गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जोंग चेन की हालत कैसी है। उसके पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक जोंगन की टीम टॉप 3 में पहुंच चुकी थी। टैंग ने उंगली उठाई और मुस्कुराते हुए समझाया कि इस बार जैंग चेन और जैंग वुवांग के 3rd प्लेस सिक्योर करने के बाद फर्स्ट प्लेस के लिए लड़ना कोई समस्या नहीं होगी। उसे भरोसा था कि जैंग जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान भी हासिल कर सकता है, लेकिन ये आगे होने वाली रैंकिंग बैटल्स पर निर्भर करेगा। इसी बीच शहर के अंदर छोटे छोटे धमाके होने लगे। जियांग मुड़ा और हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी ड्यूएनफेंग और बाकी लोग आ पहुंचे। वो चिल्लाते हुए बोला कि ट्रांसपोर्टेशन सेंटर तबाह हो चुका है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट काट दिया गया है और चू जैंग सिटी को हर दिशा से बीस्ट होर्ड ने घेर लिया है। एक विशाल बीस्ट होर्ड ने शहर पर हमला शुरू कर दिया। जी गैंग समझ गया कि हालात बहुत खराब है। अब जबकि ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन दोनों खत्म हो चुके थे, चू जैंग पूरी तरह आइसोलेट हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि ये सब ध्यान भटकाने की चाल है ताकि शहर पर हमला किया जा सके। जियांग बाकी लोगों के पास पहुंचा और समझाया कि हालात जितने ज्यादा गंभीर होते हैं उतना ही कम पैनिक करना चाहिए। उसने दुफंग को आदेश दिया कि दीवार की रक्षा संभाले और ग्रेट डिफेंसिव फॉर्मेशन
और न्यूक्लियर वेपन्स को जल्दी से पूरी तरह एक्टिवेट करने का तरीका ढूंढे। उसने एक्सायो को रिजर्व इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करने और उन ट्रांसफर्ड लोगों को ढूंढने का काम सौंपा जो साउंड ट्रांसमिट कर सकते थे। जो नहीं कर सकते थे उनके लिए लाउड स्पीकर्स और मैनुअल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने को कहा। उसने बो लैंग को आदेश दिया कि शहर के सारे ट्रांसफर्ड लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें लेकर फ्रंट लाइन पर आए ताकि बीस्ट्स को रोका जा सके। सबकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उन्होंने सिर हिलाया। गुस्से भरी नजर से जियांग ने तलवार निकाली और दीवार से कूद गया, ये तय करते हुए कि वो खुद फ्रंट लाइन पर जाकर कुछ समय तक मोर्चा संभालेगा और पीछे की सुरक्षा उन पर छोड़ देगा। उसी समय जैंग और बाकी लोग सीक्रेट रियल्म से बाहर आए। उनके चेहरे पर खुशी थी। यिंग एक्सेन ने एक तरफ देखा और राहत महसूस की। जैंग की आंखों में शांति थी, लेकिन वो हैरान था कि लोग कहाँ हैं। जैंग वुवांग ने बाहें क्रॉस की, सबको गायब देखकर बोला कि उसे बुरा सा एहसास हो रहा है। शुआनजी प्रकट हुआ और सच्ची नजर से बोला कि उसके पास 2 खबरें हैं। पहली ये कि डैक्सिया के मेन फॉरबिडन जोन्स, मरीन रेस और कैवर्न्स सामने आ चुके हैं, जिससे हर वॉर जोन के हाई कमांड को सहायता भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सब चुपचाप सुनते रहे। दूसरी खबर यह थी कि आधे घंटे पहले चू जैंग से एक अर्जेंट मैसेज आया था, जो जोंगनान के वॉर जोन्स में से एक है। हमारे लड़के की आंखें डर से फैल गई। उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे नहीं पता था कि उसके मास्टर और सीनियर सिस्टर मदद के लिए गए हैं या नहीं। शुएनजी की आंखें चमकी। उसने बताया कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट में पूरी तरह केओस फैल चुका है। मरीन रेस ने रिबेलियन कर दी है और वहां दबाने के लिए फोर्सेस भेजी गई है। यह सुनकर जैंग ने पूछा कि चू जैंग में किसे भेजा गया है। शुएनजी ने बताया कि चू जैंग में किसी को नहीं भेजा गया, क्योंकि वो जंगनन के शहरों में आखिरी रैंक पर था। हालांकि ये क्रूर फैसला था, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग में डैक्सिया के हाई कमांड ने तय किया कि बाकी शहरों को बचाने के लिए चू जैंग को छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर जैंग ने जोर से मुट्ठी भींच ली और पूछा कि क्या उन्होंने इस संभावना पर विचार नहीं किया कि यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी हो सकती है। जियांग की आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी नजर जैंग की मुट्ठी पर टिक गई। शुएनजी ने समझाया कि उन्होंने इस पर सोचा था, लेकिन चू जैंग की तुलना में कुछ ऐसी जगह थी जहां कोई गलती करने की इजाजत नहीं थी। कोई भी ये तय नहीं कर सकता था कि चू जैंग सिर्फ डीकॉय है या दुश्मन का असली लक्ष्य। उसने बताया कि ग्वाइशी नहीं चाहता था कि जैंग को यह सब पता चले, लेकिन उसने एक रेसिडुअल प्रोजेक्शन छोड़ा था ताकि वो उसे ये जानकारी दे सके। उसने हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि इस समय जैंग क्या फैसला लेने वाला है। हमारा लड़का जमीन की तरफ देखने लगा और बोला कि शुएनजी के लिए डैक्सिया उनका घर है और उसे बचाना जरूरी है। वो समझता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसने मुट्ठी भींची, इंसेक्ट्स छोड़ने शुरू किए और फैसला किया कि वो चू जैंग वापस जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो उसका घर है। चाहे वो कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों न हो, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जैंग वुवांग ने हमारे लड़के को देखा, उंगलियां चटकाई और मुस्कुराते हुए बोला कि वो भी उसके साथ जाएगा। अगर चू जैंग खतरे में है तो जोंगन टीम का फर्ज है मदद करना। यिंग एक्सायन की आंखों में खुशी चमक उठी। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वो भी जैंग की मदद करेगा। जैक शुअन वायु की नजर जैंग पर टिक गई। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने मुट्ठी भींची और कहा कि अगर किसी को भी दिक्कत होती है तो सबका फर्ज है एक दूसरे की मदद करना। यह सुनकर जैंग उनकी तरफ मुड़ा और चुप रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब उसकी मदद के लिए तैयार है। शुएनजी चुपचाप हमारे लड़के को देखता रहा। जैंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। मुस्कुराते हुए उसने दिल से सबका धन्यवाद किया। गंभीर नजर के साथ शुएनजी ने हाथ आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली मॉन्स्टर का होलोग्राम दिखाया। उसने बताया कि शहर पर बीस्टाइड हमला कर रही है और यहां तक कि सबसे ताकतवर योद्धाओं के बचने की संभावना भी बहुत कम है, और युवा जीनियसेस के लिए तो और भी कम। उसने कहा कि उनका भविष्य उज्जवल है और पूछा कि क्या वो सच में जानते हुए भी जाना चाहते हैं कि शायद वो मर जाएंगे। बैंगनी बालों वाली महिला की आंखें चिंता से फैल गई। उसने सीने पर हाथ रखा, ये जानते हुए कि ये लड़ाई उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उसके बगल में हुआ यंफ था। उसकी आंखें डर से फैल गई। वो अनजाने में जोर से निगल गया और धीरे धीरे घबराने लगा। धीरे धीरे कई जीनियसेस डरने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि कमजोर होना
सिर्फ दूसरों को धीमा करेगा। यिंग एक्सायन और बाकी लोगों के लिए ये शर्म की बात थी कि राजधानी से ऐसे साथी आए हैं। गुस्से भरी नजर से उसने आदेश दिया कि जो लोग कायर और कमजोर हैं वो चले जाए, वरना वो सबके लिए बोझ ही बनेंगे। हुआ यंफ समेत कई जीनियसेस ने जैंग और बाकी लोगों की तरफ पीट कर ली और चले गए। ये देखकर शुआंजी ने पूछा कि क्या जैंग सच में चू जैंग को बचाने जाना चाहता है। हमारे लड़के की आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं। पूरे भरोसे के साथ उसने कहा कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, वो अपने शहर को बचाएगा। यिंग जैंग ने बाहें फैलाई और गंभीर स्वर में कहा कि अगर मानव सम्राट के वंशज आज यहां होते तो वो निस्संदेह जैंग चेन की प्रशंसा करते। जैंग वुवांग ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। उसने अपने दादा को बताया कि उसने एक इनविंसिबल हार्ट हासिल कर लिया है और अब से वो अपनी खुद की यात्रा शुरू करेगा। जैक शुअन की आंखें गुस्से से फैल गई। उसने मुट्ठियां भींची और गुस्से में पूछा कि उसके शहर से कोई भी मदद के लिए क्यों नहीं आया। बाकी लोग भी दृढ़ निश्चय से भर गए, क्योंकि जब सब एक ही शहर से हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मदद नहीं कर सकते। शुआंजी की नजर उन पर टिक गई। उसने दोनों हाथ फैलाए और उनकी बहादुरी की सराहना की। उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो ग्रेड सी की नई पीढ़ी के प्रोडिजीज हैं। आखिर में उसने फैसला किया कि प्रोडिजी रैंकिंग के सिर्फ टॉप 10 ही चू जैन जाएंगे। उसने बताया कि बाकी सभी प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। ये सुनते ही सभी प्रतिभाओं ने सिर पकड़ लिया और घबरा गए। शुएंजी ने समझाया कि प्रतियोगिता का अगला चरण रद्द कर दिया गया है और उसकी जगह मेरिट्स की लड़ाई होगी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और जांग तथा बाकी लोगों की कलाई पर एक कंगन प्रकट हो गया। हमारे लड़के का ध्यान उस कंगन पर गया और उसकी आंखें जिज्ञासा से फैल गई। दूसरी ओर जांग वुवांग चुपचाप उस कंगन को देख रहा था। यह कंगन युद्ध में अर्जित मेरिट्स को रिकॉर्ड करता था और अंतिम रैंकिंग इन्हीं मेरिट्स के आधार पर तय की जाती। शुएंजी ने आंखें बंद की, ठुड्डी को छुआ और आखिरी बार उन्हें चेतावनी देने का फैसला किया। ग्रेट जिया किसी भी तरह हार नहीं झेल सकता था और अगर वे मर गए तो इसका मतलब यही होगा कि वे काबिल नहीं थे। उसने कहा कि कोई भ्रम न पाले। अगर उन्हें जीवित रहना है तो सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा। शुएंजी ने आंखें खोली और देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा। यह देखकर वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। तभी एक पोर्टल प्रकट हुआ और जांग व अन्य उसमें प्रवेश करने लगे। जांग वुवांग ने अपने दादा की ओर मुड़कर उलझन भरे भाव से कहा कि वे ज्यादा बोलना बंद करें। पोर्टल की ओर बढ़ते हुए यिंग जांग ने शुएंजी को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साफ कहा कि उनकी पुरानी समझाने की तरकीब इस बार काम नहीं करेगी और उनसे कहा कि चिंता न करें, वे इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। शुएंजी चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर अपनी दाढ़ी सहलाने लगा और उसकी नजर आसमान पर टिक गई। उसे गुस्सा आ रहा था कि वे उसे बूढ़ा कहने की हिम्मत कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि अगली बार वो उन्हें गुफाओं की गहराइयों में ले जाएगा ताकि वे उसका असली भयावह रूप देख सकें। उसके लिए वे प्रशंसा के योग्य थे और वो उम्मीद करता था कि वे जीवित बच निकले। बैंगनी बालों वाली महिला जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी, अपने चेहरे को ढक लिया और माफी मांगते हुए रोने लगी। हुआ यूनफ भी घुटनों पर गिर गया और अपनी कायरता के लिए माफी मांगते हुए रोने लगा। एक व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर उनसे कहा कि रोना बंद करें। जब तक वे जिंदा हैं, उनके पास मजबूत बनने के मौके खत्म नहीं होंगे। इसके अलावा अगर जॉन और बाकी लोग मर गए तो वे पूर्वी समुद्र की रक्षा पंक्ति की रैंकिंग में घुसने का मौका पा सकते हैं। जामन के पूर्वी समुद्र की रक्षा रेखा पर समुद्री राक्षसों की एक विशाल भीड़ तट की ओर बढ़ने लगी, रास्ते में सब कुछ तबाह करती हुई। रक्षा रेखा पर लगे तोप सक्रिय हो गए और राक्षसों पर हमला करने लगे। दीवार पर गुआशन और डुआनफांग खड़े थे। दु काइशन का ध्यान राक्षसों पर गया और उसने महसूस किया कि ये ज्वार अंतहीन लग रहा है और कुछ ठीक नहीं है। उसने कहा कि इस बार राक्षसों का हमला बहुत अजीब है। पैमाने में ये इतिहास का सबसे बड़ा है, लेकिन लड़ाई ज्यादा तीव्र नहीं है। डुआनफांग ने बाहें क्रॉस करते हुए पूछा कि क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है। पु काइशान ने जवाब दिया कि समुद्री राक्षसों का ये हमला सिर्फ एलिट फोर्सेस का ध्यान खींचने के लिए है। डुआनफांग ने घुटना जमीन पर टिकाया और शक के साथ समझा कि दुश्मन का असली लक्ष्य कहीं और है।
यह सुनकर गुआशन गंभीर हो गया और पूछा कि क्या लक्ष्य चूजांग सिटी है। डुआनफांग खड़ा हुआ और ईमानदारी से कहा कि वो पूरी तरह निश्चित नहीं है, क्योंकि समुद्री निषिद्ध क्षेत्र, गुफाओं के विद्रोह के अलावा ग्रेट जिया के 5 और छोटे दूरदराज शहरों पर भी राक्षसी ज्वार का हमला हो रहा है। उसने बताया कि चूजांग भी उन्हीं शहरों में से एक है और कोई नहीं जानता कि दुश्मन का असली निशाना कौन सा शहर है। तोपें राक्षसों पर हमला करती रहीं। तभी डुआनफांग ने बताया कि शुएनजी ने संदेश भेजा है कि जांगचेन और अन्य लोग काओ युद्ध क्षेत्र के मुख्य बेस से जांगदेन युद्ध क्षेत्र के एक शहर में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। ये सुनते ही गुआशन समझ गया कि वे चूजांग जाने की योजना बना रहे हैं। वो घबरा गया क्योंकि उसने शुएनजी से कहा था कि जांग को चूजांग की स्थिति के बारे में न बताएं। गुआशन दीवार पर दौड़ पड़ा, गुस्से से भरकर। उसने शुएनजी को गद्दार कुत्ता कहा और अपने शिष्य के लिए लौटने का फैसला किया। अतीत में वह एक को खो चुका था और अब दूसरा खोने का जोखिम नहीं ले सकता था। डुआनफांग घबरा गया और उसके पीछे दौड़ा, उसे शांत रहने को कहते हुए। उसने बताया कि जांगचेन, जिक्शु, यू और जांग वुवांग के अलावा जांग नान टीम भी चूजांग में है। उसी क्षण समुद्र से एक विशाल राक्षस निकला। दोनों की नजर उस पर टिक गई। वो 8वां समुद्री सम्राट था। उसके प्रकट होते ही गुआशन जा नहीं सकता था। अगर रक्षा रेखा टूटती तो जांग नान पर भीषण आपदा आ जाती। राक्षस ने हमला करने की तैयारी की। गुआशन उछला, तलवार खींची और उसे मारने का फैसला किया। उसी समय चूजांग शहर में योद्धाओं ने शहर के चारों ओर एक ढाल बनाई। राक्षसों की भीड़ ढाल पर हमला करने लगी और धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ने लगी। सेनापति यिन हैंगिंग ने हाथ उठाया और सभी बटालियनों को आदेश दिया कि वे उसके साथ आकर ढाल की दरारें भरें। उसने साफ कहा, अगर वो मरे तो कप्तान आगे आए, कप्तान मरे तो लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट मरे तो सार्जेंट। हताहतों की संख्या मायने नहीं रखती। सबसे जरूरी है पीछे के योद्धाओं के लिए समय खरीदना। शहर के बाहर कई राक्षसों ने जी गैंग पर हमला किया, लेकिन उसने तलवार खींचकर उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। आंटी तांग की आंखें नफरत से चमक उठीं। उसने छलांग लगाकर एक उड़ते राक्षस को लात मारी और उसका शरीर 2 टुकड़ों में चीर दिया। चू बुलिंग ने सेलेस्टियल आर्मर सक्रिय किया। उसका शरीर और भी ताकतवर हो गया। उसने एक राक्षस को पकड़ा और उसकी बाह चीर दी। शियोई ने हाथ फैलाए। उसकी आंखें गंभीरता से चमक उठीं। उसने सेक्रेड लाइट का बफ चू बुलिंग पर डाला और उसे सतर्क रहने को कहा, क्योंकि उसके पीछे एक डिवोरिंग क्रो था। राक्षस को मारने के बाद चू बुलिंग मुड़ा और देखा कि वह कौआ पूरी रफ्तार से उसकी ओर आ रहा है। तभी एक राक्षस की टेंटेकल उसके हाथ में लिपट गई और वो समझ गया कि वह मुसीबत में है। उसी समय बुर्ज पर मौजूद डुआनफांग ने अपने धनुष से हमला किया और मुश्किल से चू बोलांग को बचा लिया। ये देखकर चू बोलांग ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचा। थोड़ा थका हुआ जियांग खड़ा हुआ और उसका ध्यान डुआन फांग पर टिक गया। उसने कहा कि अगर नाइट वॉच का कमांडर होने के नाते डुआन फांग भी युद्ध में मारा गया तो नाइट वॉच पूरी तरह खत्म हो जाएगी। डुआन फांग ने उससे कहा कि इतना नकारात्मक होना बंद करे, क्योंकि उनके पास अभी भी जोंगचेन है और जब तक वो जिंदा है नाइट वॉच कभी समाप्त नहीं होगी। टरेट पर खड़े डुआन फांग ने 5 लेवल 5 के ईगल्स और 2 लेवल 6 सेलेस्ट्रियल एप्स देखे। ये देखकर वो घबरा गया, क्योंकि राक्षस रक्षाढाल पर हमला करने की बजाय सीधे उनकी ओर आ रहे थे। वो समझ गया कि अब एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। उसने पहले ही आदेश दे दिया था कि अगर रक्षाढाल टूटती है तो वे राक्षसों पर 8 परमाणु बम गिराएंगे। जियांग की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने तलवार आसमान की ओर उठाई और नाइट वॉच के सदस्यों से कहा कि वे उस शपथ को न भूलें जिसने उन सभी को एकजुट किया है। जियांग और आडांग राक्षसों की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे खड़ी शियोई ने उन पर होली लाइट का बफ लगाया। चुबांग भी आगे बढ़ा। जियांग ने जोर से तलवार चलाई। एक राक्षस ने आंटी तांग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने छलांग लगाई और एक ही लात में उसका सिर काट दिया। शुआन ने एक राक्षस को पकड़ा और जमीन पर जोर से पटक दिया। साई ने उस पर बफ लगाया ताकि उसकी मदद हो सके। साई ने ऊपर देखा। उसकी आंखें डर
और घबराहट से फैल गई। वो चिल्लाने लगी और सबको सावधान रहने के लिए कहने लगी। लेवल 6 का सेलेस्ट्रियल ग्रेट एप प्रकट हुआ और जबरदस्त मुक्के से हमला किया, लेकिन जियांग और बाकी लोगों ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और अपने हाथों से हमला रोक लिया। धीरे धीरे आंटी तांग की ताकत खत्म होने लगी। जियांग की नजर राक्षस पर टिक गई। उसका दबाव इतना ज्यादा था कि वो समझ गया कि हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामने से ही टकराना बेहतर है। वे कई घंटों से लड़ रहे थे और अब अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। एप ने हमला किया और उनके शरीर हवा में उछलकर पीछे जा गिरे। अब जब वे कमजोर हो चुके थे, एप उनके पास आया और पैनी नजर से उन्हें देखते हुए अपने पैर से उन्हें कुचलने की तैयारी करने लगा। जियांग और तांग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। तांग की आंखें डर से भर गई थी। जियांग ने तलवार जमीन में गाड़ दी और उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह मरेगा। वो अभी तक जांग को जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करते नहीं देख पाया था और न ही अपने मास्टर को यह बता पाया था कि वो आखिरकार चौथे ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गया है और अपनी तलवार पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। ठीक उसी पल जब राक्षस हमला करने वाला था, किसी ने उसका सिर काट दिया। जियांग और तांग की नजर उस पर टिक गई। दोनों सदमे में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। वो जांग था। जैसे ही राक्षस का सिर जमीन पर गिरा, हमारे लड़के ने उस पर हाथ रखा और जहरीली धुंध का उपयोग करते हुए उसका सिर निगलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वो नाइट वॉच को बचाने लौट आया है। जांग ने हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक ढाल बना दी। गंभीर निगाहों से उसने जियांग और बाकी लोगों से कहा कि वे ढाल के अंदर जाकर आराम करें, बाकी वो संभाल लेगा। जियांग की आंखें फैल गई और उसका मुंह खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई भ्रम है या सच। जांग को देखकर तांग मुस्कुरा उठी और खुशी से बोली कि ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि असली जांग चेन है। जियांग घबरा गया और बोला कि ये एक बीस्ट टाइड है। जांग अकेला आया है मरने के लिए। उसके मुताबिक अब सब खत्म है और नाइट वॉच पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जांग उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि किसी को भी उस समय के बारे में नहीं पता था जब उसने लिटिल नाइन का इस्तेमाल सियो जेनुओ के खिलाफ किया था। धीरे धीरे जहरीली धुंध ने एप के पूरे शव को निगल लिया। जांग ने लाश की ओर देखते हुए जियांग और बाकी लोगों से कहा कि उसे कम मत आके और ध्यान से देखें। सबका ध्यान शव पर टिक गया। वे समझ गए कि ये कैलेमिटी 9 मियाज़मा विंग्स की शक्ति है। जांग की जहरीली धुंध देखकर जियांग की आंखें फिर से फैल गई और उसका मुंह खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि जांग ने लेवल 6 के राक्षस को उस ताकत से हराया है जो छठे ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार रैंक प्रोफेशनल के बराबर है। आंटी तांग की आंखें भ्रम से फैल गई। वो जांग की ताकत देखकर स्तब्ध थी। उनके लिए जांग चेन अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि अब चू जांग शहर के पास उम्मीद है। जांग उनकी ओर मुड़ा और यह देखकर राहत महसूस की कि वो समय पर पहुंच गया। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने बताया कि इस बार वो अकेला नहीं आया है, उसके साथी भी आए हैं। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, बल्कि जीनियस रैंकिंग प्रतियोगिता का अंतिम चरण था, गौरव और मेरिट के लिए युद्ध। उसी समय तांगिंग और बीफांग कई राक्षसों से लड़ रहे थे। दोनों पीठ से पीठ सटाकर युद्ध कर रहे थे। तांगिंग ने उलझे हुए भाव से जांग की ओर देखा और कहा कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें एक लेवल 4 फियर्स बीस्ट को मारने में कई मिनट लग जाते हैं। जबकि जांग चेन ने लिटिल नाइन की जहरीली धुंध से एक लेवल 6 राक्षस को 1 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दिया। उसके लिए मेरिट रैंकिंग में मुकाबला करना बिल्कुल बेमानी लग रहा था। एक राक्षस ने बीफांग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने तलवार खींची और राक्षस का सिर 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने शांत नजरों से तांगिंग की ओर देखते हुए कहा कि यह उतना अन्यायपूर्ण नहीं है जितना वो सोच रही है, क्योंकि 9 मियाज़मा विंग्स की शक्ति से जांग को जो मेरिट मिलती है वो सामान्य मेरिट का सिर्फ 10वां हिस्सा ही मानी जाती है। थोड़ी दूरी पर लेई और उसका दोस्त खड़े थे। लेई की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह मुस्कुरा उठा। उसने एक राक्षस पर हमला किया, उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया और उसका एक अंग फाड़ दिया। वो बेहद उत्साहित था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो राक्षसों की पूरी भीड़ के खिलाफ लड़ रहा था।
लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि राक्षस लगातार बिना रुके आ रहे हैं, उसके पीछे खड़े उसके दोस्त ने हाथ बढ़ाए और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए लेई को मजबूत किया। उसने उसे चेतावनी दी कि ध्यान भटकने न दे, क्योंकि ये राक्षस जीनियस कैंप वाले राक्षसों जैसे नहीं हैं। उन्हें अपनी क्षमता से ऊपर के राक्षसों से सावधान रहना होगा, क्योंकि वे अचानक हमला कर सकते हैं। मुहेनक्यू और लुओस सैंडो भी जांग की मदद के लिए आ चुके थे। मुहेनो ने दोनों खंजर निकाले और एक उड़ते हुए राक्षस को मार गिराया, लेकिन उसी पल एक और राक्षस ने पीछे से अचानक हमला करने की कोशिश की। सौभाग्य से लुओस सैंडो ने तुरंत अपने चारों ओर एक बाधा, बैरियर, बुला ली, जिससे वो हमला रुक गया। लुओस सैंडो की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। उसने मुहेनकी से शांत रहने को कहा और बताया कि जब तक वो उसे कवर कर रही है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। दृढ़ नजर के साथ मुहेनको ने वादा किया कि वो जांग के शहर की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्हें प्रतियोगिता की कोई परवाह नहीं थी। वे जीनियस रैंकिंग के लिए दूसरों को लड़ने देने को तैयार थे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ जांग ही मायने रखता था। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 32 नहीं देखा है, तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 33 की कहानी। जैक शू और वायु ने यूं ही खड़े रहने का फैसला नहीं किया। उसने अपना धनुष आसमान की तरफ उठाया और स्कॉर्चिंग सन तकनीक गोल्डन फीनिक्स फायर रेन का इस्तेमाल किया। उसके धनुष से आग से बना एक ताकतवर फीनिक्स निकल आया। सीक्रेट रियल में उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, और वो जानती थी कि यही सही मौका है। वो जैंग को इम्प्रेस करने के लिए अपना पूरा दम लगाने वाली थी। जैंग वैंग ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपनी ताकत रिलीज की। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। उसने वॉर गॉड्स बॉडी तकनीक इस्तेमाल की, जिससे एक ताकतवर नौभुजाओं वाला आत्मा प्रकट हुआ। एक दरिंदा हमला करने आया, लेकिन उस आत्मा ने जोरदार मुक्का मारा और उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। जैंग वुवांग पूरी तरह से इनविंसिबल हार्ट को मास्टर करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सिर्फ जैंग चेंग ही हीरो बने। सीक्रेट रियल में वो उसके बराबर नहीं था, लेकिन अब हालात अलग थे। यिंग जैंग की आंखों में जोश चमकने लगा। वो पहले ही ढेरों दरिंदों को मार चुका था और उसके पैरों के नीचे लाशों का पहाड़ बन चुका था। तभी कई ताकतवर उड़ने वाले दरिंदे उसकी तरफ बढ़े। यिंग जैंग मुस्कुराया और फैसला किया कि अब ह्यूमन एम्परर्स स्वॉर्ड निकालने का वक्त आ गया है। एकदम घुटने वाली ऊर्जा से घिरी तलवार आसमान से नीचे उतरने लगी। सीक्रेट रियल में उसे लगा था कि इन पर इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसे जैंग को हराना है तो पूरी ताकत लगानी होगी। ह्यूमन एम्परर के इकलौते वंशज के रूप में उसने साफ कर दिया कि जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान उसी का होगा। उनकी ताकत देखकर आन टैंग ने जियांग का हाथ पकड़ लिया और हैरानी से बोली कि नई पीढ़ी के जीनियसेस कमाल के हैं। जियांग की आंखें डर से फैल गई। उसे एहसास हो गया कि वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। जैंग ने मुट्ठी भींची और मुस्कुराते हुए जहरीली धुंध छोड़नी शुरू की। वो एक्साइटेड था, क्योंकि जैंग वैंग सीक्रेट रियल्म के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और यिंग जैंग ने ह्यूमन एम्परर्स स्वॉर्ड भी निकाल ली थी। जियांग और आन टैंग हमारे लड़के को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। जैंग अच्छी तरह जानता था कि भले ही लिटिल नाइन उसका ट्रम्प कार हो, वो यूं ही खड़ा नहीं रह सकता। उसने रफ्तार पकड़ी, आंखों में खुशी चमक रही थी, और तेजी से दरिंदों के झुंड की तरफ बढ़ा। मुस्कुराते हुए उसने जियांग और टैंग से कहा कि देखते रहो, क्योंकि आज वो सिर्फ दरिंदों का सफाया नहीं करेगा, बल्कि जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान भी हासिल करेगा। जियांग और टैंग भरोसे के साथ उसे देखने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो ये कर सकता है। एक्साइवा खड़ी हुई। उसने चुआंग और बाकी लोगों की तरफ हाथ बढ़ाए और अपनी ताकत से उन्हें हील करने लगी। जियांग खड़ा हुआ और डर से भरे चेहरे के साथ उसके पास गया। उसने बताया कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और एक्साइओ से कहा कि उसके साथ चले। उन्हें जल्दी से प्रोटेक्शन स्पेल को ठीक करना होगा। गंभीर नजर से एक्साइओ ने जियांग की तरफ देखा और सिर हिला दिया। इलाके से दूर लवर ने यह सब देखा। जैंग चेन को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो फ्यूरियस थी कि वो और बाकी लोग अब भी जिंदा कैसे हैं। वे शहर के बीचों बीच एक चट्टान के ऊपर थे। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और हवा जहरीली धुंध से भर गई। वो कंफ्यूज थी कि क्या यंग डिवाइन हार चुका है।
उसने 9 मायास्मा विंग्स की जहरीली धुंध के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी खतरनाक होगी। वो उछली और चू जोंग के अंडरग्राउंड रिफ्ट की तरफ जाने का फैसला किया ताकि एंशिएंट गॉड को खबर दे सके। उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को तुरंत आदेश दिया कि अब इस स्पाइडर क्वीन को सूचना दी जाए, क्योंकि सिर्फ वही 9 मायास्मा विंग्स का सामना कर सकती थी। हुड पहने लोग झुक गए और सिर हिलाकर वापस लड़ाई की तरफ लौट गए। जैन ने अपनी तलवार निकाली और थंडर स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक दरिंदे के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। मारने के बाद उसने तलवार कंधे पर टिका ली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। लिटिल 9 प्रकट हुई, लेकिन अब वो मदर इंसेक्ट के रूप में थी। उसने एक दरिंदे को निगल लिया और तीखी नजर से जैंग को बताया कि उसने एक और दरिंदा खा लिया है। मुस्कुराते हुए हमारे लड़के ने उसे इजाजत दी कि जब तक पेट न भर जाए खाती रहे। धीरे धीरे वो भरने लगी और इतने सारे दरिंदे खाने के बाद सिस्टम ने हमारे लड़के को 60,000 से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए। वो सीधे लेवल 48 से लेवल 57 पर पहुंच गया। जैंग अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचा, जहां लिटिल 9 एक दरिंदा खा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और पेड़ों के फलों से मिले कार्ड्स को बाहर निकाला। उसकी आंखें खुशी से फैल गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। डबल एक्सपीरियंस कार्ड की वजह से वो और लिटिल 9 दोनों लेवल 57 पर पहुंच चुके थे। ये दरिंदों का झुंड उनके लिए एकदम परफेक्ट मौका था। इतना ही नहीं, उनके पास 3rd ट्रांसफॉर्मेशन एग्जेम्पशन कार्ड भी था। मतलब आज रात वो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर पाएंगे और एक नई मदर इंसेक्ट हासिल होगी। एक्सायोजिया सामने आई। उसने एक उंगली उठाई और सच्चे भाव से बताया कि बैटलफील्ड में बहुत सी आत्माएं हैं। उसने पूछा कि क्या उसे उन्हें इकट्ठा करने में मदद चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही जैंग उसकी तरफ मुड़ा और कंफ्यूज होकर पूछा कि क्या वह सोल्स को निगलना नहीं चाहता। एक्सायोजिया जमीन की तरफ देखने लगा और उंगलियों के सिरे आपस में छूते हुए बोला कि इन चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जैंग ने उसे एक बड़ी दावत देने का वादा किया था। लेकिन हमारे लड़के ने समझाया कि एंसेस्ट्रल ट्री के फलों को सोल्स से सींचना पड़ता है और उससे कहा कि जाकर सोल्स इकट्ठा करे। सीरियस चेहरे के साथ जैंग ने एक्सायोजिया से सावधान रहने और लो प्रोफाइल रखने को कहा, क्योंकि वह उसका सीक्रेट कार्ड था और जब तक बहुत जरूरी न हो अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करनी चाहिए। एक्सायोजिया ने सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी ग्रैंडजिया की मेरिट लिस्ट सामने आई। पहले स्थान पर जैंग शुएंजी था, दूसरे पर जय लिंको, तीसरे पर ग्रेट ड्रीमर ह्यूएन हूं, 28वें स्थान पर गुआइशन, 296वें पर जैंग चैन, 4001वें पर यिंग जैंग और 568वें पर जैंग वैंग। ह्यूमन एम्परर्स स्वॉर्ड थामे यिंग जैंग ने अपना ब्रेसलेट देखा। जैसे ही उसने देखा कि इतनी कम देर में जैंग चेन डैक्सिया मेरिट रैंकिंग के टॉप 300 में पहुंच गया है, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। जैंग के उलट वो अभी भी टॉप 400 से बाहर था। दृढ़ निश्चय के साथ यिंग जैंग तेजी से आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाले हर बीस्ट का तलवार से सफाया करने लगा। उसे पता था कि अगर उसे जैंग को पार करना है तो कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैरिट्स सिर्फ बीस्ट्स मारने से ही नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूशन से भी मिलते हैं। उसे यकीन था कि इतने बड़े बीस्ट होर्ड के पीछे कोई रिफ्ट जरूर होगा। उसने तय किया कि वो उसे ढूंढकर नष्ट करेगा, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो जैंग से आगे निकल सकता था। उसी वक्त जियांग और बाकी लोग शहर की दीवार के ऊपर थे। एक्सायोआई की आंखों में गंभीरता आ गई। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे और जियांग को बताया कि प्रोटेक्शन स्पेल पूरी तरह रिपेयर हो चुकी है। दीवार पर बैठे जियांग ने जैंग को देखा और पूछा कि वो दुश्मनों के इलाके में इतना अंदर तक क्यों चला गया है। चुइंग ने हाथ बांधते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 मायास्मा विंग्स की मदद से वो अपना रास्ता खुद बना सकता है। जैंग चेन बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे कोई राजा अपने ही इलाके में घूम रहा हो। जियांग की आंखों में भरोसा आ गया। उसने उंगली से जैंग की तरफ इशारा किया और सोचा कि वो इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से लेवल अप करेगा और सीधे 3rd ट्रांसफॉर्मेशन में एडवांस करेगा। शुइंग ये सुनकर हैरान रह गया। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और याद किया कि 3rd क्लास चेंज के बाद वॉरियर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपनी प्रोफेशन तक इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 3rd चेंज की मिशन एक बहुत बड़ी रुकावट होती है, जिसमें चू ब्यूलिंग तक 4 साल से फंसा हुआ था।
जियांग की नजर जैंग पर टिक गई और वो सोचने लगा। जैंग शुएनजी, गिशन और जैंग ने बताया था कि थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास चेंज 3 बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं, जिन्हें पार करना बेहद मुश्किल है। कई अवेकेंड अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी इन बैरियर्स को नहीं तोड़ पाते। लेकिन इस जेनरेशन के प्रोडिजीज अलग थे। यिंग जैंग, जैक शुआनु और जैंग वैंग ग्रेट जीनियस कंपटीशन से पहले ही थर्ड क्लास चेंज तक पहुंच चुके थे। कुछ तो ऐसे स्टेज पर थे कि कभी भी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते थे। उनके मुकाबले जैंग चेन थोड़ा धीमा था। बातचीत के बीच अचानक जैंग का एंसेस्ट्रल ट्री प्रकट हो गया और सबका ध्यान खींच लिया। जियांग, चुबुलांग और सियोकी की आंखें हैरानी से फैल गई। उनके मुंह खुले रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि जैंग ने थर्ड क्लास चेंज शुरू कर दिया है। वे शॉक में थे, क्योंकि उसकी प्रोफेशंस सीधे इंप्रूव हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्लास चेंज मिशन को कैसे स्किप कर दिया। एंसेस्ट्रल ट्री बेहद विशाल था और पूरा इलाका बीस्ट्स की लाशों से भरा हुआ था। यह देखकर जियांग सोचने लगा कि कहीं जैंग के पास कोई लेजेंडरी आइटम तो नहीं है जिससे वो मिशन स्किप कर पाया। लेकिन वो घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि जैंग इनिशिएशन स्पेस में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, जिससे वो पूरी तरह वल्नरेबल हो गया है और यह बेहद खतरनाक था। टैंगिंग्स, जो एक बीस्ट की लाश पकड़े हुए था, और बी फैंग दोनों का ध्यान एंसेस्ट्रल ट्री पर टिक गया। उनके लिए जैंग बेहद बहादुर था, जो बैटलफील्ड के बीचों बीच ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तय किया कि वे जल्दी से जाकर उसकी रक्षा करेंगे। लू सैंडो ने छलांग लगाई और मोहंकी से कहा कि लड़ाई में मत उलझना, क्योंकि जैंग ब्रेक थ्रू कर रहा है और उन्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जैंग वुवांग की आंखों में उत्साह भर गया। उसे पता था कि फिलहाल वो उसे पार नहीं कर सकता, इसलिए उसने उसकी रक्षा में मदद करने का फैसला किया। इसी दौरान यिंग जैंग एक विशाल बीस्ट के पास पहुंच गया, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन चैनल बना सकता था। वहां 2 बीस्ट्स थे, एक यिन और दूसरा योंग। योंग बीस्ट उसके सामने था, जबकि यिन बीस्ट जमीन के नीचे दूसरी तरफ था। उसने बीस्ट को ध्यान से देखा और राहत महसूस की, क्योंकि उसे सिर्फ एक को मारना था और ट्रांसमिशन रुक जाता। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। भले ही ये 7th लेवल बीस्ट था, लेकिन ह्यूमन एम्परर के डिसेंडेंट के सामने ये कुछ भी नहीं था। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसने 3 फॉरबिडन स्पेल सील्स निकाले, जो 7th लेवल बीस्ट को हराने के लिए काफी से भी ज्यादा थे। उसे पूरा भरोसा था कि जीनियस रैंकिंग में पहला स्थान उसी का होगा। तभी उसके पीछे पोर्टल एक्टिवेट हो गया। यिंग जैंग मुड़ा और हैरानी से सोचने लगा कि क्या हो रहा है। कुछ ही पलों बाद पोर्टल से कोई बाहर आया। उसकी नजर उस पर पड़ी और उसकी आंखें डर से फैल गई। वो सन्न रह गया। पोर्टल से एक विशाल और ताकतवर स्पाइडर निकली और यिंग जैंग को घूरने लगी। उसकी नजर में यिंग जैंग बिल्कुल स्वादिष्ट लग रहा था। यिंग जैंग ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि वो अबिस स्पाइडर क्वीन है। उसके सामने यिंग जैंग एक छोटे से कीड़े जैसा था। उसे याद आया कि वो स्वॉर्ड गॉड जी लिंकू के हाथों से भी कई बार बच निकल चुकी थी, यानी उसकी ताकत साधारण नहीं थी। ऊपर से फॉरबिडन स्पेल सील्स भी उस पर बेकार थे। उसे समझ आ गया कि उसे भागना होगा, क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे ये भी पता था कि जैंग चेन अपने ब्रेक थ्रू के बीच में है। उसे किसी तरह बचकर निकलना था और बाकी लोगों को चेतावनी देनी थी। स्पाइडर क्वीन ने अपने नुकीले पैर से हमला किया, लेकिन यिंग जैंग ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और छलांग लगाकर हमला डॉज कर लिया। लड़ने के बजाय उसने ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस इलाके से भागने लगा। स्पाइडर क्वीन चुपचाप उसे देखने लगी। फिर उसने अपना पैर आगे बढ़ाया और हमला कर दिया। उसके हिसाब से यिंग जैंग ये सोचकर बेवकूफी कर रहा था कि वो भाग सकता है। उसके पैर से रेशम निकला और यिंग जैंग की बाह के चारों तरफ लिपट गया। उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने दांत भींचे और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमकने लगा। एक पल भी झिझके बिना उसने अपनी तलवार से अपनी ही बाह काट दी, फिर दोनों टांगे भी काट डाली। खून फव्वारों की तरह बाहर निकलने लगा। इसके बाद यिंग जैंग ने कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड मिस्ट नाम की क्षमता इस्तेमाल की और तेजी से एंसेस्ट्रल ट्री की तरफ उड़ने लगा। स्पाइडर क्वीन की आंखें चमक उठीं जब उसे एहसास हुआ कि यिंग जैंग का शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ है। उसी वक्त कल के 2 आदमी उसके सामने झुक गए और बताया कि जैंग चेन इस समय ब्रेक थ्रू के बीच में है
और उसकी कॉन्शियसनेस इनिशिएशन स्पेस में जा चुकी है। ये सबसे सही मौका है उसे मारने का, ताकि वो भविष्य में परेशानी न बन सके। ईस्टर्न सी ऑफ जंगदन की डिफेंस लाइन पर ग्वाइशिन ने छलांग लगाई और अपनी तलवार से सी बीस्ट पर जोरदार वार किया। तलवार से निकली ऊर्जा ने बीस्ट का एक अंग काट दिया। बीस्ट गुस्से से भर गया, उसकी आंखें आग उगलने लगी। वो पीठ दिखाकर भागने लगा। उसका कटा हुआ अंग हवा में उड़ता हुआ पानी में जा गिरा और बिना वक्त गवाए समुद्र में डूब गया। ग्वाइशिन की नजर उस पर टिकी रही। उसे गुस्सा आ रहा था कि मरीन रेस में इतने घटिया प्राणी मौजूद हैं। उसने बीस्ट को चेतावनी दी कि अगर वो लड़ना नहीं चाहता तो दोबारा बाहर आकर हंगामा न करे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डैन ने समुद्र की सतह पर बर्फ जमा दी। फिर वो ग्वाइशिन की तरफ मुड़ा और गंभीर चेहरे के साथ बोला कि चंगंग से अच्छी खबर आई है। उन्होंने संदेश भेजा था कि चू जैंग ने बीस्ट्स के झुंड को रोक लिया है और इसके अलावा जैंग चेन ग्रेट जिया की मेरिट रैंकिंग के टॉप 300 में पहुंच चुका है। ग्वाइशिन ने पलटकर देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसका मुंह खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैंग चेन ग्रेट जिया की मेरिट रैंकिंग में घुस चुका है, जबकि ये ऐसा कारनामा था जिसे कई महान मास्टर्स भी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। इसी दौरान आसमान में लाल ऊर्जा उभरने लगी। दोनों की नजर उस पर टिक गई। उन्हें समझ आ गया कि यह लेजेंडरी वार्निंग सिग्नल है, जिसे टैन्युइन अलर्ट कहा जाता है। ग्वाइशिन की आंखों में डर भर गया। उसने बताया कि यह अलर्ट ग्रेट सी के ह्यूमन एम्परर ने बनाया था और उसे आखिरी बार देखे हुए बहुत साल हो चुके हैं। डुआन की आंखें भी हैरानी और दहशत से फैल गई, क्योंकि जब कहीं लेवल 8 या उससे ऊपर का दुश्मन दिखाई देता है और उसे रोकने के लिए कोई एक्सपर्ट मौजूद नहीं होता, तब टैन्युइन अलर्ट एक्टिवेट होता है। लाल ऊर्जा ने एक पोर्टल का रूप ले लिया, जिसमें लाइव ट्रांसमिशन दिखने लगा। उसमें अबिस स्पाइडर क्वीन दिखाई दी, जिसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। ग्वाइशिन और डुआन समझ गए कि हालात बहुत खराब है, क्योंकि ये मॉन्स्टर एबिसल स्पाइडर क्वीन थी। तभी सी बीस्ट गुस्से से भरी आंखों के साथ पानी से बाहर निकला और दोबारा उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बीस्ट को फिर से आते देख ग्वाइशिन पलटा, अपनी तलवार निकाली और उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने तय किया कि वो खुद इस 7th लेवल सी बीस्ट को संभालेगा। उसने डैन से कहा कि चू जैंग के पास जाए और बस इतना सुनिश्चित करे कि जैंग जिंदा रहे, स्पाइडर क्वीन से सीधे टकराने की कोशिश न करे। डुआन ने सिर घुमाया और शांत चेहरे के साथ दौड़ पड़ा, ये वादा करते हुए कि वो जैंग चेन की रक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ चैनल ग्वान की डिफेंस लाइन थी, जो एक अंडरग्राउंड केव में स्थित थी। पूरा इलाका नाइट आर्मोर पहने सैनिकों से भरा हुआ था। तभी उनके सामने एक शक्तिशाली पोर्टल खुला और उसके अंदर से कुछ बाहर आने लगा। ये देखते ही गॉड ऑफ वॉर ने आदेश दिया कि अगर अबिस की 10,000 रेसेस में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो उसे बेरमी से मार दिया जाएगा। सैनिक पोर्टल को घूरते हुए चिल्लाने लगे कि ग्रेट जिया शक्तिशाली है। जैंग शुएंजी ने अपना भाला निकाला। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी और उसके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा निकलने लगी। तभी एक आवाज गूंजी, जिसमें कहा गया कि जैंग शुएंजी को मरना होगा। उस आवाज ने बताया कि 9 मायस्मा विंग्स एक भयानक आपदा लाने वाला है, जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उसके सामने एक विशाल लेवल 9 डीमन खड़ा था, जिसका नाम तू यांग था। डीमन की आंखों में क्रूरता चमक रही थी। उसने जैंग शुएंजी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा कि उसे पता है कि डाजिया के इलाके में 9 मायस्मा विंग्स की संतानें पाली जा रही हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। हवा में उड़ते हुए शुएंजी चुप रहा। तो यो ने पूछा कि क्या इंसान नहीं डरते कि गुफाओं की अनगिनत रेसेस एकजुट होकर इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। जैंग शुएंजी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने तू यों को घूरते हुए पूछा कि क्या अबिस की 10,000 रेसेस के आपसी झगड़े खत्म हो चुके हैं। उसे पूरा भरोसा था कि कुछ लाख या करोड़ कीड़े दिखने से वे अपनी दुश्मनी नहीं भूलेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे मिलकर थोड़ी बहुत गड़बड़ी ही मचा सकते हैं। गुस्से में जैंग शुएंजी का शरीर विशाल हो गया। उसने तू यों के कंधे पर हाथ रखा, भाला उठाया और कहा कि डीमन रेस को इंसानों के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। उसने तू यों को याद दिलाया कि पिछली बार उसने उसे अपनी कुल्हाड़ी से टुकड़ों में काट दिया था और पूछा कि क्या उसने सबक नहीं सीखा। तू यों चुपचाप जैंग शुएंजी को देखने लगा।
उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। तभी उसके पीछे लाल ऊर्जा उभरी। उसने पलटकर देखा और हैरान रह गया। ये तनुयन एलर था। तो यो ने अपना भाला निकाला और खतरनाक मुस्कान के साथ शुएंजी पर हमला कर दिया। उसने कहा कि 9 मायास्मा विंग्स उनके सामने कुछ भी नहीं है और आज वे इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे, डाजिया के जीनियसेस के साथ। किस्मत से शुएंजी ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और हमला डॉज कर लिया। फिर उसने अपना भाला कसकर पकड़ा और पलटकर हमला कर दिया। तो यांग ने हमला रोक लिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुंजी ने तुरंत ब्लू ड्रैगन कैंप के कमांडर शेन तुफी को चू जैंग की तरफ सपोर्ट देने का आदेश दिया। तुफी ने शुएंजी को देखा और सिर हिलाकर हामी भर दी। तू यों की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। मुस्कुराते हुए उसने साफ कहा कि सपोर्ट आने से पहले ही वे लाशें उठाने में लग जाएंगे। पोर्टल और बड़ा हो गया और उसके अंदर से डीमंस निकलने लगे, कुछ उड़ते हुए, कुछ हुड पहने हुए, हाथों में भाले लिए। तो यो ने ऐलान किया कि आज वे ग्रेट जिया की डिफेंस लाइन तोड़ देंगे। शुएंजी की आंखें गुस्से से भर गई। उसने भाला कसकर पकड़ा और दहाड़ते हुए तो यों से कहा कि सपने देखना बंद करे। फिर उसने ह्यूमन वॉरियर्स को आदेश दिया कि सारे डीमंस को मार दो। उधर चूजैंग के बैटलफील्ड में स्पाइडर क्वीन कल्ट के लोगों को घूर रही थी। उसकी नजर इतनी तीखी थी कि उसने आखिरी बार पूछा कि क्या जिंगू को मार दिया गया है। उसने साफ कर दिया कि अगर जिंगू उसके मरने से पहले आ गया तो वो पूरे एंशिएंट गॉड कल्ट को खत्म कर देगी। उसकी नजर पड़ते ही कल्ट के लोग डर से कांपने लगे, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि चिंता की बात नहीं है। उसने बताया कि मंकिंग और जी लिंकू दोनों 1,00,000 माउंटेन्स के फॉरबिडन जोन में गए हुए हैं, जहां इस वक्त वे लेवल 9 ब्लड ड्रैगन से लड़ रहे होंगे। वो ड्रैगन मौत तक लड़ेगा, इसलिए जी लिंकू इतनी आसानी से बच नहीं पाएगा। स्पाइडर क्वीन ने अपने पैर फैलाए और स्पाइडर्स का एक झुंड छोड़ दिया। सावधानी बरतते हुए उसने छोटे स्पाइडर्स को आदेश दिया कि चू जैंग शहर में जाकर जांच करें और देख ले कि कहीं जी लिंकू के कोई निशान तो नहीं है। जैंग चेन आंखें बंद किए एंसेस्ट्रल ट्री के अंदर था। उसका शरीर ऊर्जा से घिरा हुआ था। जियांग और बाकी लोग वहां पहुंच गए और तय किया कि वे उसे प्रोटेक्ट करेंगे और बीस्ट्स के झुंड को उसके पास नहीं आने देंगे। पूरा इलाका बीस्ट से भरा हुआ था। इसी बीच सबका ध्यान बंटा हुआ था और तभी यिंग एक्सेन उड़ता हुआ उनकी तरफ आने लगा। जैंग वुवांग की आंखें हैरानी और चिंता से फैल गई। उसने पूछा कि वो इतना घायल कैसे हो गया। यिंग एक्सेन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि सबको भाग जाना चाहिए क्योंकि अबिस स्पाइडर क्वीन आ चुकी है। ये सुनते ही सब सदमे में आ गए। एक्सेन जी के शरीर से जहरीली धुंध निकलने लगी और पूरा इलाका भर गया। सीरियस चेहरे के साथ एक्सायोआ ने हाथ फैलाए और अपनी शक्ति से सभी घायल वॉरियर्स को हील करना शुरू कर दिया। जी गैंग ने तलवार निकाली और गंभीर आवाज में कहा कि जैंग चेन स्पिरिचुअल ट्री के अंदर है, इसलिए उसे किसी सेफ जगह ले जाना नामुमकिन है। इसका मतलब साफ था, उन्हें यही डटे रहना होगा और उसके ब्रेक थ्रू पूरा होने का इंतजार करना होगा। किसी ने एक नीला शील्ड बना दिया। जियांग ने सबको देखा और कहा कि प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आकर अपने जख्म ठीक करें और सपोर्ट के आने का इंतजार करें। ग्रेट डिफेंस स्पेल पहले ही मजबूत किया जा चुका था, इसलिए वे कुछ और मिनट टिक सकते थे। उड़ता हुआ यिंग एक्सेन सबसे पहले शील्ड की तरफ बढ़ा ताकि अपने जख्म भर सके, क्योंकि स्पाइडर क्वीन ऐसा दुश्मन नहीं थी जिससे वे सीधा मुकाबला कर सके। बी फैंग और बाकी लोग भी शील्ड की तरफ चल पड़े। लेलाई ने बाजू बांधे और क्यूरियस नजर से अपने दोस्त को देखते हुए कहा कि यह जगह सेफ नहीं है और यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। वीवाई जो बैठा हुआ था, उसने एक छोटा पोर्टल बुलाया। उसे देखते हुए वो आत्मविश्वास से बोला कि पुरानी कहावत है, किस्मत वालों की आसमान भी रक्षा करता है। उसने कहा कि उसने हिसाब लगाया है और इस बार ये डेड एंड नहीं है। बिजी ने पोर्टल से एक ट्रेजर निकाला और बोला कि अगर लड़ाई टालना मुमकिन नहीं है तो उसे ग्रैंडपा मंकी से मदद मांगनी पड़ेगी। उसने मैजिक गोड बुलाया और उसे बाहर आने का आदेश दिया। बिजी ने आंखें बंद की, ट्रेजर उठाया और ग्रैंडपा मंकी से मदद मांगी, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक थे। ट्रेजर चमकने लगा। लेलाई बाजू बांधे चुपचाप ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। ट्रेजर में एक आंख प्रकट हुई।
ग्रैंडपा मंकी ने साफ कहा कि वो लेवल 8 स्पाइडर क्वीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी सारी ताकत खत्म करने की कोशिश करेगा। उसने बिजी से कहा कि वो उसके साथ चले, दूसरों की मदद करने के बजाय। ग्रैंडपा मंकी ने अपनी शक्ति इस्तेमाल की और बिजी व ले के शरीर ट्रेजर के अंदर खिंच गए। दोनों पूरी तरह कंफ्यूज रह गए। टैंगी यिंग ने अपना डैगर निकाला। उसकी आंखों में गंभीरता थी। मुहेंक्यू ने आंखें बंद की और गुस्से में मुट्ठी आसमान की तरफ उठा दी। उसे गुस्सा आ रहा था कि ऐसे क्रिटिकल वक्त में ले और बिजी जैसे बेकार लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैक शू और वायु की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसने साफ कहा कि वह कभी भी जैंग चेन को छोड़कर नहीं जाएगी और वर्स्ट केस में अपने सारे ट्रेजर्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लुओस सैंडो ने मुट्ठी भींच ली और गंभीर आवाज में कसम खाई कि वो आखिरी सांस तक बीस्ट से लड़ती रहेगी। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 33 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 34 की कहानी। जैंग वैंग की नजर उन सब पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने गहरी सांस ली। डर लगने के बावजूद वो वहां से जा नहीं सकता था और लड़कियों को अकेला छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो भाग गया तो फिर इनविंसिबल हार्ट होने का घमंड करने का उसे कोई हक नहीं रहेगा। जियांग ने मुट्ठी भींची, जैंग की तरफ देखा और सच्चे दिल से उससे जल्दी जागने को कहा। उसने कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं है, बस एक ही डर है कि वे उसे प्रोटेक्ट न कर पाए। उधर जैंग ओरिजिन स्पेस के अंदर था। उसकी नजर खोई हुई थी और वो चुपचाप सोच में डूबा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉब चेंज के लिए मिशन एग्जेम्पशन कार्ड इस्तेमाल करने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस सीधे ओरिजिन स्पेस में खींच ली जाएगी। उसके चारों तरफ रून्स तैरने लगे। जैंग होश में आया और हैरानी से उन रून्स को देखने लगा। उसे पता था कि अगर वो अभी क्लास चेंज कैंसिल करता है तो उसे तीसरे क्लास चेंज की मिशन दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन बाहर हालात देखकर उसे लगा कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाहर मौजूद इंसेक्ट्स का एवरेज लेवल करीब 30 ही था। उसने गौर किया कि क्लास रून्स एडवांस्ड वर्जन की क्लासेस थी। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो प्रकट हुई। उसने थर्ड क्लास चेंज मिशन एग्जेम्पशन कार्ड का इस्तेमाल कर लिया था और तीसरी क्लास चेंज मिशन थंडर डोमिनेटर पूरी हो चुकी थी। तीसरी क्लास का इवैल्यूएशन पूरा हो चुका था और अब थंडर सिस्टम रून का सिलेक्शन शुरू होने वाला था। जैन ने रून्स को ध्यान से देखा। हजारों रून्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। जो बचे थे वे सभी थंडर सिस्टम से जुड़े थे और उनका लेवल थंडरलॉर्ड क्लास से भी ऊंचा था। जैन ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा दिया। सिस्टम ने सिलेक्शन पूरा किया और अब सिर्फ 9 रून्स बचे। रून हमारे लड़के के सिर में प्रवेश कर गया। उसकी यूनिक रैंक प्रोफेशन लॉर्ड ऑफ थंडर डिवाइन रैंक में एडवांस होकर गॉड ऑफ थंडर बन गई। तभी एक स्टेटस विंडो सामने आई। उसे नई एबिलिटीज मिली। पहली एबिलिटी थी पनिशमेंट ऑफ थंडर। इससे वो वॉइड में एक थंडर आई बना सकता था जो दुश्मन के दिमाग पर सीधा हमला करती थी। दूसरी एबिलिटी थी 3000 कैटेक्लिज्म्स ऑफ थंडर। ये एक मैसिव एरिया स्किल थी जिससे वो दुश्मनों पर थंडर पनिशमेंट्स बरसा सकता था। तीसरी और आखिरी एबिलिटी थी गॉड ऑफ थंडर। इसमें जैंग अपने चारों तरफ 100 मीटर का एटर्नल डोमेन स्पेस बना सकता था। ये डोमेन अपने क्षेत्र में मौजूद सभी एलिमेंट्स को खत्म कर देता था, टारगेट्स की प्रॉपर्टीज को कमजोर करता था और साथ ही उससे कमजोर लेवल वाले डोमेन्स को डिवार भी कर सकता था। जैंग ने सिस्टम विंडो की तरफ हाथ बढ़ाया। वो थोड़ा हैरान था क्योंकि सारी एबिलिटीज बेहद खतरनाक थी। उसे याद आया कि ज्यादातर अवेकन को अपना डोमेन छठे क्लास चेंज के बाद मिलता है। वो सोच ही रहा था कि अपने डोमेन की तुलना अपने मास्टर और बड़ी बहन के डोमेन से कैसे करेगा। तभी कुछ और चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। वो मुड़ा तो देखा कि क्लास रून्स फिर से चमकने लगी है। उसका दिमाग उलझ गया। जो हजारों रून्स पहले बुझ चुके थे वे दोबारा चमक उठे थे। तभी एंसेस्ट्रल ट्री उसके सामने प्रकट हुआ। जैंग चुपचाप उसे देखने लगा। उसने क्लास चेंज के लिए मिशन एग्जेम्पशन कार्ड का इस्तेमाल करके तीसरी क्लास चेंज मिशन मास्टर ऑफ डिवाइन क्रिएशन भी पूरी कर ली थी। सिस्टम ने उसकी क्लास से जुड़े रून्स सिलेक्ट करना शुरू किया। उसकी डिवाइन रैंक प्रोफेशन मास्टर ऑफ डिवाइन क्रिएशन एडवांस होकर डिवाइन रैंक की नई प्रोफेशन बन गई। द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। उसे फिर से नई एबिलिटीज मिली। पहली एबिलिटी थी सुप्रीम पाथ। इसे सीखने के बाद सिंप्लीफाइड मोड एक्टिवेट होने की एक प्रोबेबिलिटी थी।
इससे उसकी सभी एबिलिटीज के इस्तेमाल पर लेवल अप होने की संभावना बन जाती थी। दूसरी एबिलिटी थी एवोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्सिटी। ये ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स का अपग्रेडेड वर्जन था। इससे जैंग सभी जीवित प्राणियों की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को तेज कर सकता था, प्रोडक्शन क्वांटिटी की लिमिट तोड़ सकता था और टारगेट पर टाइम व क्वांटिटी दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। वो ग्रोथ को रैंडम रूप से 50 से 200 गुना तक तेज कर सकता था और क्वांटिटी को रैंडम रूप से 2 से 10 गुना तक बढ़ा सकता था। जैन ने मुट्ठी भींची जिससे बिजली की ऊर्जा निकलने लगी। फिर उसने हाथ फैलाया और उसकी हथेली में एक जड़ रूट प्रकट हो गई। थंडर गॉड क्लास के मुकाबले उसकी मेन क्लास और भी ज्यादा खतरनाक थी। सुप्रीम पाथ की मदद से वो सभी रेसेस की टेक्निक्स सीख सकता था, ठीक वैसे ही जैसे यिंग जैंग करता था। और एवोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वो इंसेक्ट्स की रिप्रोडक्शन को पागलपन की हद तक बढ़ा सकता था। उसके लिए ये बिल्कुल चीट्स इस्तेमाल करने जैसा था। उसे पता था कि अगली रिप्रोडक्शन साइकिल में लिटिल 9 10 अरब इंसेक्ट्स पैदा करेगी और अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो ये संख्या 100 अरब से भी ज्यादा हो सकती थी। उसी पल एक नई इंसेक्ट मदर प्रकट हुई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मासूमियत से अपना परिचय दिया, जायोकन। ये देखकर जैंग पूरी तरह शॉक में था, क्योंकि उसने अभी न तो ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स इस्तेमाल की थी और न ही लाइफ रैंक जंप। फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो पहले ही ह्यूमन फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। बाहर स्पाइडर क्वीन ने बेहिसाब स्पाइडर्स छोड़ने शुरू कर दिए। वो और लिटिल 9 एक ही लेवल पर थी, इसलिए उनकी संख्या जैंग के इंसेक्ट्स से भी ज्यादा हो गई। जी गैंग ने कहा कि वे इंसेक्ट्स पर भरोसा करके जैंग की रक्षा कर सकते हैं। उसने सबको आदेश दिया कि आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार रहें और स्पाइडर क्वीन को रोकना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैंग वैंग ने बॉडी ऑफ द गॉड ऑफ वॉर इस्तेमाल किया और उसका विशाल 10 भुजाओं वाला स्पिरिट प्रकट हो गया। जैकशु वायु ने आसमान की ओर तीर छोड़ा और आग का फीनिक्स बुला लिया। जी गैंग ने अपनी तलवार निकाली और सब लोग स्पाइडर से लड़ने लगे। लिटिल 9 ने 9 मायस्मा विंग्स का रूप ले लिया। उसकी नजर तेज थी और वो सीधे स्पाइडर क्वीन की ओर बढ़ने लगी। लुओ सैंडो ने हाथ फैलाए और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। जैंग के चारों तरफ कई बैरियर्स बना दिए। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। साफ था कि अगर स्पाइडर क्वीन पास आई तो वो डिवाइन वेपन फोड़ देगी। स्पाइडर क्वीन ने छलांग लगाई और शॉकवेव के साथ हमला किया। उसकी नजर में कत्ल की चमक थी। उसने कहा कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमला इतना जबरदस्त था कि जियांग और बाकी सबके शरीर हवा में उछलकर पीछे जा गिरे। कोई भी उसे रोक नहीं पाया। लुओ सैंडो का मुंह खुल गया और वो खून उगलने लगी। जैंग के कंधे पर बैठी लिटिल 9 की आंखों में आंसू और डर भर गया। वो रोने लगी और जैंग से जल्दी जागने को कहने लगी, क्योंकि स्पाइडर क्वीन ने पहले ही बहुत सारे इंसेक्ट्स मार दिए थे। तभी जैंग ने आंखें खोल दी। उसकी नजर स्पाइडर क्वीन पर टिकी और वो मुस्कराया। उसने लिटिल 9 से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फादर जाग चुका है। जैंग ने अपनी तलवार निकाली और तीखी नजर से स्पाइडर क्वीन को घूरने लगा। फिर उसने जमीन पर हाथ रखा और ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स स्किल इस्तेमाल की। जमीन से जड़ें निकलने लगी। जैंग खड़ा हुआ और उसने लुओ सैंडो और बाकी लोगों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने आदेश दिया कि जड़ें सबको वापस शहर ले जाएं और लिटिल 9 उनकी रक्षा करे। जड़ें हिलने लगी और सबके शरीर के चारों तरफ लिपट गई। मुहेंकू घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैंग क्या कर रहा है। जैकशु वायु ने पलटकर देखा और जब उसे जैंग का इरादा समझ आया तो वो कंफ्यूज हो गई। उसने साफ कहा कि वो अकेले स्पाइडर क्वीन को नहीं हरा पाएगा। लुओ सैंडो की आंखें डर और हैरानी से फैल गई। वो चिल्लाने लगी और भागने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अभी भी लड़ सकती है। वे सब जैंग को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जैंग की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। उसने अपने कंधे को हल्का सा दबाया और सबको चुप रहने को कहा। उसने समझाया कि उनके लिए सेफ जगह जाकर हील करना ही बेहतर है। उसने साफ कर दिया कि उनके रहते वो खुलकर लड़ नहीं सकता और ये मॉन्स्टर लेवल 8 है। वो पहली बार ऐसा दुश्मन नहीं देख रहा। स्पाइडर क्वीन का पूरा ध्यान जैंग पर आ गया। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने इंसानों का मजाक उड़ाया और कहा कि उनके जज्बात बेकार हैं। उसके हिसाब से इंसान बस घमंडी और अनपढ़ प्राणी है। जैंग चुपचाप उसे देखता रहा।
लिटिल नाइन थोड़ी क्यूरियस हो गई। उसने पूछा कि क्या वो इंसेक्ट्स की सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटी इस्तेमाल करके स्पाइडर क्वीन से लड़ेगा। कहते कहते वो रोने लगी और बोली कि उसे बहुत दुख होगा। जैन ने समझाया कि इंसेक्ट्स को उड़ाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि अगर वो फिर से सबको एक्सप्लोड कर देगा तो उसे भी बुरा लगेगा। इसलिए उसने लिटिल नाइन से कहा कि वो सिर्फ स्पाइडर क्वीन की ऑफस्प्रिंग को संभाले, क्वीन को वो खुद डील करेगा। स्पाइडर क्वीन ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी और उसकी आंखों में क्रूर चमक आ गई। उसने कहा कि लेवल 9 स्वॉर्ड गॉड भी उसे नहीं मार पाया तो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस वाला एक मामूली अवेकंड उसके सामने क्या टिकेगा। आत्मविश्वास से भरी नजर के साथ जैंग ने एक उंगली उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा कि लेवल 9 स्वॉर्ड गॉड उसकी तुलना में क्या है। उसने बताया कि वो अब 3 ट्रांसफॉर्मेशंस का मास्टर है। अंदर ही अंदर वो चाहता था कि स्पाइडर क्वीन उसे हल्के मिले। स्पाइडर क्वीन की आंखें खुशी से फैल गई। वो जोर से हंसने लगी। ये देखकर उसके पास खड़े एक कल्ट मेंबर ने हाथ बढ़ाया और उसे जल्दी करने को कहा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो कहीं गिले वापस आकर उसे मार न दे। स्पाइडर क्वीन ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे डराना बंद करे। उसने कहा कि जैंग बहुत मजेदार लग रहा है। जैंग की नजर उस पर जमी रही। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसने एक्सायोजिया से कहा कि उसे एंशिएंट गॉड के ब्लड की एक पूरी ड्रॉप दे। उसने ये भी कहा कि इस बार उसे सहने के लिए एक्सायोजिया की मदद नहीं चाहिए। एक्सायोजिया प्रकट हुआ। उसने अपनी ही उंगली से एंशिएंट गॉड के ब्लड की एक बूंद निकाली और कंफ्यूज होकर पूछा कि क्या जैंग को यकीन है कि उसका शरीर ये ब्लड बिना मदद के झेल पाएगा। जैंग मुस्कुराया और साफ कहा कि उसे पूरा भरोसा है। एक्सायोजिया ने उसे एंशिएंट गॉड के ब्लड की एक पूरी बूंद दे दी। वो जमीन पर गिरी और जैंग के खून में मिल गई। हमारे लड़के ने सुप्रीम एलिफेंट्स बॉडी इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो ब्लड की ईविल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। तभी खून से बनी तेज धार वाली ब्लेड्स हमारे लड़के के शरीर से निकलने लगी। उसने अपने दोनों हाथ पीठ पर रखे और दर्द से चीखने लगा। अगले ही पल जैंग का शरीर बदलने लगा। उसके बाल सफेद हो गए और उसके शरीर से खतरनाक ईविल एनर्जी निकलने लगी। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और तीखी नजर से स्पाइडर क्वीन को घूरने लगा। जैंग की नई शक्ति देखकर स्पाइडर क्वीन घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर से 7th ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ऑरा क्यों निकल रहा है, या उसने ऐसा क्या निकल लिया है। तभी एक कल्ट मेंबर ने सच्चाई बता दी। उसने कहा कि जैंग ने एंशिएंट गॉड के ब्लड की एक बूंद अपने खून के साथ मिला ली है। ऐसी चीज एक 3 ट्रांसफॉर्मेशन अवेकन का शरीर कभी सहन नहीं कर सकता। उन सबको पूरा यकीन था कि जैंग का शरीर फट जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन जैंग ने आक्रामक स्टांस ले लिया। उसकी आंखों में कत्ल की नजर थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसे खुशी थी कि उसका शरीर 7th ट्रांसफॉर्मेशन वाले अवेकन के ब्लड को झेल पाया। उसकी नजर स्पाइडर क्वीन पर जमी रही। उसने रफ्तार पकड़ी और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। दिल में ठान चुका था कि आज वो उसे मारेगा। जैसे जैसे वो पास आया, स्पाइडर क्वीन उसे ध्यान से देखने लगी। इस बार वो घबराई नहीं। वो शांत हो गई और समझ गई कि जैंग पहले इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। असल में उसके पास एक हिडन एज था जिससे वो टेम्पररीली 7th ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत हासिल कर सकता था। घमंडी चेहरे के साथ स्पाइडर क्वीन ने छलांग लगाई। उसके पेट से रेशमी सिल्क निकली और वो सीधे हमारे लड़के की ओर फेंक दी। उसने कहा कि वो इतना भोला न बने, क्योंकि जबरदस्ती 7th ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत लेकर वो उसे कभी नहीं हरा सकता। जैंग की आंखों में नफरत चमक उठी। वो तुरंत सतर्क हो गया, समझ गया कि वो उसे सिल्क में जकड़ना चाहती है। सिल्क उसकी ओर आई, लेकिन जैंग ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किया और छलांग लगाकर हमला डॉज कर दिया। ये देखकर स्पाइडर क्वीन कंफ्यूज हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके हिसाब से ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। उसने पहले ही जैंग की मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर ली थी। पहले तो उसे लगा कि शायद जैंग ने उसके मूवमेंट्स पढ़ लिए हों, लेकिन फिर उसने खुद ही इस ख्याल को नकार दिया। उसका लेवल उससे नीचे था, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इसी डिस्ट्रैक्शन के दौरान जैंग ने छलांग लगाई। उसके शरीर से बिजली निकलने लगी और वो हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, इतनी घमंड मत दिखा। जैंग की आवाज सुनते ही स्पाइडर क्वीन होश में आई। उसने देखा कि जैंग हमला करने वाला है और तुरंत अलर्ट हो गई।
तभी हमारे लड़के ने स्किल इस्तेमाल की, आई ऑफ ईविल। आसमान में एक विशाल और भयानक आंख प्रकट हो गई। स्पाइडर क्वीन डर से जड़ हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। जैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। उसने सबको चिल्लाकर कहा कि कोई भी उस आंख की तरफ न देखे, क्योंकि ये उनकी एसेंस को नुकसान पहुंचा देगी। आदेश मानते हुए जैंग वुवांग ने भी आंखें बंद कर ली और हाथ आगे कर लिया। वो हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि जैंग की थंडर क्लास डिवाइन लेवल तक पहुंच चुकी थी। यिंग जैंग ने भी आंखें बंद कर ली। वो अंदर से हिल चुका था। उसने महसूस किया कि जैंग के पास अब 2 डिवाइन लेवल क्लासेस हैं। उसे समझ आ गया कि अब उससे कॉम्पीट करना नामुमकिन है। हवा में उड़ता हुआ जैंग स्पाइडर क्वीन को घूरने लगा। उसने आई ऑफ ईविल को आदेश दिया कि उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ब्लॉक कर दे। आदेश मिलते ही आई ऑफ ईविल की नजर उस पर टिक गई। आंख चमकने लगी और आसमान से भयानक बिजली गिरने लगी। स्पाइडर क्वीन की आंखें डर से फैल गई। वो समझ गई कि डीमोनिक बीस्ट होने के कारण उसकी स्पिरिचुअल एसेंस इंसानों से कमजोर है, इसलिए उसने सीधा सामना करने का फैसला किया। बिजली उसके शरीर पर गिरने से ठीक पहले उसने एक ब्लड शील्ड बुलाया और खुद को ढक लिया। बिजली से घिरा हुआ जैंग उसके सामने उतर आया। स्पाइडर क्वीन ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि भले ही बीस्ट्स की एसेंस कमजोर होती है, लेकिन उनका असली हथियार उनका फिजिकल बॉडी होता है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो तेजी से हिली और अपने नुकीले पैर से जैंग पर हमला कर दिया। लेकिन जैंग ने टेक्निक इस्तेमाल की, लाइटनिंग बोल्ट। उसका शरीर बिजली में बदल गया और हमला फिर डॉज हो गया। स्पाइडर क्वीन की पूरी अटेंशन जैंग पर थी। उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जैंग फिर से उससे आगे निकल गया। वो बिजली की रफ्तार से बच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे भविष्य देखने की क्षमता है। फिर उसने ये सोच भी झटक दी, ये नामुमकिन था। परसेप्शन क्लास का अवेकन भी ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में उसने खुद को समझाया कि ये सब बस प्योर लक है। जैन ने उसकी तरफ पीठ कर ली और बिजली की तरह आगे बढ़ने लगा। स्पाइडर क्वीन को जल्दी ही एहसास हो गया कि वो थंडर डोमेन के इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके लगभग लाइट स्पीड से मूव कर रहा है। ये देखकर वो गुस्से से भर गई। उसने सिल्क छोड़नी शुरू कर दी, ये सोचकर कि जैंग उसके सामने दिखावा कर रहा है। एक पल में ही उसके शरीर से सिल्क निकली और पूरे इलाके के चारों तरफ एक जाल बन गया। हमारे लड़के को तुरंत समझ आ गया। वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेब से ढकना चाहती है, ताकि उसी वेब के जरिए इंफॉर्मेशन फीडबैक ले सके और टेलीपोर्ट करके हमला करे। अचानक स्पाइडर क्वीन का नुकीला पैर जैंग के सामने प्रकट हुआ। उसने गुस्से में उसे गाली दी और कहा कि इस बार वो भाग नहीं पाएगा। जैंग ने सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर में कॉन्फिडेंस लौट आया। उसने सीधे स्पाइडर क्वीन को घूरते हुए कहा कि भागने वाला इस बार मैं नहीं, तुम हो। स्पाइडर क्वीन ने अपने शार्प लेग से हमला किया, लेकिन जैंग ने वार रोक लिया और तुरंत स्किल इस्तेमाल की, ब्लेड ऑफ हेवन एंड थंडर। उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई, बिना उसे प्रतिक्रिया का मौका दिए। जैंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और स्पाइडर क्वीन का पैर काट दिया। उसका पैर हवा में उड़ गया। स्पाइडर क्वीन दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। एंट्स की आंखें डर और हैरानी से फैल गई। वे सदमे में थे कि जैंग इतना ताकतवर कैसे हो गया। जियांग का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि जैंग की ये कट मास्टर गुइशन जैसी ताकत रखती है। उसे शक होने लगा कि कहीं जैंग कोई और प्रोफेशन तो छुपा नहीं रहा, जैसे परसेप्शन क्लास, क्योंकि बार बार स्पाइडर क्वीन के हमलों को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन था। एक्सायो, जो बाकी लोगों को हील कर रही थी, उसकी नजर जैंग पर टिक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके लिए यह असंभव था कि 3 ट्रांसफॉर्मेशंस वाला अवेकन्ड एक लेवल 8 मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन रख सकता है। ऐसा तो सील्ड किंग लेवल अवेकन भी नहीं कर पाता। जैंग खड़ा हुआ। उसका शरीर भयानक ऊर्जा से घिरा हुआ था। वो चुपचाप स्पाइडर क्वीन को देख रहा था। उसे खुद भी हैरानी हुई कि ये वार उसे सच में घायल कर गया। उसे समझ आ गया कि एंशिएंट गॉड के ब्लड से एनहांस्ड अटैक उसके शरीर के लिए भी ज्यादा था। उसने अपनी लगभग सारी ताकत पिछले वार में लगा दी थी। एंशिएंट गॉड के ब्लड का असर खत्म होने वाला था।
इसका मतलब साफ था, अगला हमला लीथल होना चाहिए। ऐसा हमला जिससे स्पाइडर क्वीन पलटकर वार भी न कर सके। कटे हुए पैर से खून बह रहा था। स्पाइडर क्वीन की नजर जैंग पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में उग्र क्रोध चमक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक एंट ने मैजेस्टिक लेवल 8 क्वीन को घायल कर दिया। जैंग ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि लेवल 8 मॉन्स्टर कोई बड़ी बात नहीं है, और ये कोई हैरानी नहीं कि वो सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे छुपी हुई थी। असल में जैंग जानबूझकर उसे भड़का रहा था। वो चाहता था कि वह गुस्से में अपनी अक्ल खो दे, और उसका प्लान काम कर गया। स्पाइडर क्वीन की आंखें आग उगलने लगी। उसके शरीर से सिल्क निकलने लगी। उसने कहा कि पिछली बार जिलिंकू ने उसकी एसेंस को नुकसान पहुंचा दिया था, इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब जैंग खुद मौत मांग रहा है, तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगी। उसने सिल्क छोड़नी शुरू कर दी। ये था एक लेवल 8 मॉन्स्टर का डोमेन। किसी को नहीं पता था कि जैंग इसे झेल पाएगा या नहीं। कुछ लोगों को लगा कि अब वो मारा जाएगा, लेकिन जैंग मुस्कुरा दिया। उसे देखकर समझ आ गया कि वो आखिरकार अपनी ओरिजिनल एसेंस से डोमेन डिप्लॉय करने वाली है। शांत नजर से उसने कहा, अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। उसने हाथ फैलाया। उसकी हथेली में बिजली चमकने लगी। फिर उसने हाथ जमीन पर रखा और एक्टिवेट किया थंडर गॉड क्लास का एटर्नल डोमेन। वो खड़ा हुआ। अगले ही पल भयानक थंडर स्पाइडर क्वीन के शरीर पर गिरने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके दिल में डर भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैंग को कैसे पता था कि वो डोमेन डिप्लॉय करने वाली है, या फिर उसका डोमेन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। उसने दोबारा डोमेन डिप्लॉय करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जैंग ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, ऊर्जा इकट्ठा करते हुए मुस्कुराकर उसने कहा, 2 वजह हैं। पहली, तुम बहुत धीमी हो, और दूसरी, मेरा डोमेन तुमसे ज्यादा मजबूत है। स्पाइडर क्वीन आतंक से भर गई। उसके लिए यह नामुमकिन था। जैंग की आंखों में अब कोई मजाक नहीं था, सिर्फ गंभीरता थी। उसने तय कर लिया था, अब यह लड़ाई खत्म होगी। बिना और कुछ कहे हमारे लड़के ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। आसमान से एक भयानक थंडरबोल्ट सीधे स्पाइडर क्वीन के शरीर पर आकर गिरा। स्पाइडर क्वीन दर्द से चीखने लगी। जैंग चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। उसके शरीर से आत्माएं निकलने लगी। डर से भरी नजर के साथ उसने जैंग के सामने सिर झुका दिया और वादा किया कि वह दोबारा कभी बाहर आकर गड़बड़ नहीं करेगी। वो रहम की भीख मांगने लगी। जैंग की आंखों में हल्की उलझन चमकी। वो जानता था कि वो उसके जाल में नहीं फंस सकता। हालांकि अब उसके पास सिर्फ स्पिरिचुअल एसेंस बची थी, फिर भी वो अब भी एक खतरनाक प्राणी थी। उसे एहसास हुआ कि सेलेस्टियल थंडर को उसकी आत्मा को पूरी तरह खत्म करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जैन ध्यान से उसे देखने लगा। उसने लिटिल नाइन से कहा कि वो उस पर नजर रखे, और जब पूरी तरह से कोई खतरा न रहे तभी बाहर आए और उसे निगल ले। उसी पल जैंग को चक्कर आने लगा। उसे समझ आ गया कि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। वो जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और एक हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। तभी जायोकन प्रकट हुई। वो चिंतित नजर से उसके पास बैठ गई और घबराए हुए स्वर में पूछा कि क्या वो ठीक है। जायोकन ने एक हाथ जैंग की छाती पर और दूसरा उसकी पीठ पर रखा। उसने उसे खड़ा होने में मदद की और कहा कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि वो बेकार साबित हुई। जैन ने आंखें बंद रखते हुए खड़े होकर अपनी मुट्ठी भींची। सच्चे भाव से उसने उससे कहा कि वो खुद को दोषी न माने। उसने साफ कहा कि अगर भविष्य देखने की उसकी शक्ति न होती तो वो ये लड़ाई कभी जीत ही नहीं पाता। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 34 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 35 की कहानी। जायोकन की आंखें उदासी से फैल गई। वो नजरें चुराते हुए बोली कि जैंग उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा है। तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। उसमें जायोकन के आंकड़े दिखाई दिए। वो टाइम रिवर के सोर्स पर जन्मी थी, टाइम के बराबर स्तर पर अस्तित्व रखती थी। उसके पास एक एबिलिटी थी, आई ऑफ टाइम, जिससे वो 10 सब बॉडीज खर्च करके 3 सेकंड भविष्य देख सकती थी।
ये एबिलिटी स्टैक होने वाली थी और अधिकतम 10 साल तक भविष्य देखने की क्षमता रखती थी। फिलहाल वो लेवल 0 पर थी। उसकी एफिनिटी 100 स्टार्स थी और उसके पास 18 सब बॉडीज थे। शुरुआत में उसके पास 48 सब बॉडीज थे, लेकिन स्पाइडर क्वीन से लड़ाई के दौरान वो 30 खर्च कर चुकी थी। उसका टैलेंट अभी अनलॉक होना बाकी था। इसके अलावा उसके पास 2 रिप्रोडक्शन मेथड्स थे। पहला था नेचुरल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ मेन बॉडी हर घंटे एक सब बॉडी पैदा कर सकती थी। दूसरा था स्पेशल रिप्रोडक्शन, जिसमें होस्ट अपनी लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस कर सकता था। कम से कम 1 साल की लाइफ स्पैन देने पर हर 1 साल के बदले 10 लाख सब बॉडीज बनते थे। जैंग की आंखों में शांति थी। उसने उंगलियों से अपना सिर छुआ और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उसने जायोकन से वादा किया कि वो ठीक रहेगा और उसे आदेश दिया कि फिलहाल छिपी रहे और जब तक बिल्कुल जरूरी न हो बाहर न आए। जायोकन का शरीर ऊर्जा में बदल गया और जैंग के सिर के अंदर समा गया। उसी पल जैंग का डोमेन और मजबूत हो गया। उससे थंडर निकलने लगा। चट्टान पर खड़े जी गैंग और बाकी लोगों का ध्यान जैंग के डोमेन पर टिक गया। जैंग अभी तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन में था और कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके पास पहले ही डोमेन मौजूद है। आमतौर पर डोमेन छठे ट्रांसफॉर्मेशन पर मिलता है। कुछ लोगों को लगा कि 2 डिवाइन लेवल क्लासेस होना ही पागलपन है। सब चुपचाप देखते रहे। यिंग जैन, जो अपने घायल हाथ को पकड़े हुए था, उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी भर गई। जैंग अकेले लेवल 8 स्पाइडर क्वीन से लड़ रहा था, जबकि वो खुद पीछे छिपा बैठा था। अगर उसके पास स्पिरिचुअल पिल्स न होती तो शायद वो अब तक अपंग हो चुका होता। वे सभी डिवाइन लेवल अवेकन थे, लेकिन जैंग चेन उन्हें ऐसे कुचल सकता था जैसे कुछ भी न हो। यिंग एक्सेन ध्यान भटका बैठा था। तभी जैंग वुवांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। सच्ची नजर से यिंग जैन ने माना कि जैंग चेन की ही जेनरेशन में होना बेहद फ्रस्ट्रेटिंग था। ह्यूमन एम्परर का डिसेंडेंट होने के बावजूद वो हार नहीं मानेगा। उसने कसम खाई कि एक दिन वो जैंग से आगे निकलेगा। अगर टैलेंट कम पड़ा तो वो कैवर्न्स की गहराइयों में भी जाने को तैयार था, ताकि कोई मौका मिल सके। लुओ सैंडो, जिसकी आंखें बंद थी, बोली कि जैंग का टैलेंट असाधारण है और उसे पार करने की कोई कोशिश बेकार है। यिंग जैन का ध्यान उस पर गया और उसके शब्द तीर की तरह दिल में चुभ गए। उसी समय चू जैंग के अंडरग्राउंड ऑल्टर में ब्लड कल्ट के सदस्य जमा थे। उन्होंने एक घेरा बनाया और बीच में सबसे ऊंचे दर्जे की सदस्य खड़ी थी। उसने अपनी शक्ति से एक लाल मैजिक सर्कल समन किया और महान देवता से संपर्क किया। उसने खुद को एंशिएंट गॉड चर्च की 7वीं सीट बताते हुए घुटनों पर बैठकर जमीन पर हाथ रखा। गंभीर स्वर में उसने बताया कि बीस्ट टाइड में समस्या आ गई है और ग्रेट जिया का कोई व्यक्ति 9 मायस्मा विंग्स की ऑफस्प्रिंग को नियंत्रित कर रहा है। तभी मैजिक सर्कल से ईविल एनर्जी निकलने लगी। देवता के लिए यह असंभव था। आसमान में एक विशाल आंख प्रकट हुई जो नफरत से चमक रही थी। देवता का ध्यान अपनी सबॉर्डिनेट पर गया। उसे याद आया कि 9 मायस्मा विंग्स की ऑफस्प्रिंग हर युग में फॉरबिडन अस्तित्व रही है। अगर जैंग शुआंजी ने उन्हें पालने दिया तो वो सभी रेसेस का दुश्मन बन जाएगा। वो सबॉर्डिनेट उसके सामने घुटनों पर बैठी, सिर उठाकर बोली कि वो सच कह रही है। उसने पोर्टल समन किया जिसमें इंसेक्ट्स बीस्ट्स की लाशें खा रहे थे। ये देखकर देवता भड़क उठा। उसके अनुसार जैंग शुआंजी को मरना ही होगा और ग्रेट सी की पूरी ह्यूमैनिटी को नष्ट किया जाना चाहिए। सबॉर्डिनेट की आंखें डर से फैल गई। कांपती आवाज में उसने देवता से शांत होने की गुजारिश की और बताया कि उसने स्पाइडर क्वीन को भेज दिया है। देवता की आंख गुस्से से चमकी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और ईविल एनर्जी उसके शरीर में भरने लगा। कुछ ही देर में वो दर्द से चीखने लगी। देवता की ऊर्जा उसके भीतर जाती रही। उसकी आंखें चमकने लगी। देवता ने फैसला किया कि वो अपनी थोड़ी शक्ति उसके शरीर में ट्रांसफर करेगा। कुछ ही समय में उसके पास 9 ट्रांसफॉर्मेशंस वाले अवेकन की ताकत होने वाली थी। देवता ने उसे आदेश दिया कि 9 मायस्मा विंग्स के डिसेंडेंट्स को खत्म करे और जैंग को मार डाले। ये साफ किया कि अगर इसके लिए पूरे शहर की बलि भी देनी पड़े तो भी उसका अवतरण संभव होना चाहिए।
10 मिनट बाद जब देवता की ऊर्जा पूरी तरह उसके शरीर में समा गई, उसकी आंखें दुष्टता से चमक उठीं। वो देवता के सामने झुकी और दृढ़ नजर से मिशन पूरा करने का वादा किया। देवता ने गुस्से से उसे देखा और बताया कि स्पाइडर क्वीन हार चुकी है। उसने आदेश दिया कि तुरंत जाकर क्वीन के डिवाइन सोल को वापस लाया जाए, क्योंकि लेवल 8 डिवाइन सोल बलि के लिए काम आ सकती है। वो जमीन पर गिर पड़ी, सिर झुकाया और तुरंत निकलने का फैसला किया। उसी समय अंडरग्राउंड केव में मौजूद ड्रैगन डिफेंस लाइन पर जैंग शुएंजी ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। शक्तिशाली ऊर्जा से घिरे शरीर के साथ उसने जोरदार वार किया। तू यों ने समय रहते ब्लॉक किया, लेकिन उसका हथियार चकनाचूर हो गया। यह देखकर उसकी आंखों में हैरानी भर गई। लड़ाई के दौरान सैनिकों का पूरा ध्यान उन्हीं पर था। जैंग शुएंजी ने मुट्ठी भींची, उसकी आंखों में उत्साह चमका और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जोर से तू यों के सीने पर पैर पटका और मान लिया कि तू यों सही था। वो जीनियसेस की लाशें इकट्ठा करने नहीं वाला था। अब जो वो लेने वाला था वो स्पाइडर क्वीन की लाश थी। उसी पल एक लाल पोर्टल खुला और उसमें से भयानक ईविल एनर्जी निकलने लगी। जैंग शुएंजी ने मुड़कर उस पर नजर जमाई। तू यों एक तरफ हट गया और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्पाइडर क्वीन ही हमारा आखिरी ट्रम्प कार्ड थी? जैंग शुएंजी के ध्यान भटकते ही तू यों पीछे हट गया। जैंग शुएंजी पोर्टल को देखने लगा और उसकी आंखों में उलझन भर गई। ये एक अलर्ट था। चुजैम में 9 ट्रांसफॉर्मेशंस वाला दुश्मन प्रकट हो चुका था। उसे नहीं पता था कि यह डिमोनिक रेस की चाल थी या नहीं। तू यों खड़ा हुआ, उसकी आंखों में दुष्ट चमक थी। उसने उंगली से जैंग शुएंजी की ओर इशारा किया और बोला कि वो हाइड एंड सीक खेलेगा। वो छिपेगा और जैंग शुएंजी को उसे ढूंढना होगा। अगर जैंग शुएंजी ने जरा भी पहले पीछे हटने की कोशिश की तो वो अपनी पूरी सेना के साथ शहर पर हमला कर देगा। जैंग शुएंजी ने तू यों को घूरा। वो जानता था कि डीमंस हद पार कर रहे हैं, लेकिन अगर तू यों खेल खेलना चाहता है तो वो भी आखिरी सांस तक खेलेगा। जैंग शुएंजी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाई और गॉड स्लेयर आर्मी को आदेश दिया, दुश्मन को मार डालो। आदेश मिलते ही सभी सैनिकों ने हथियार उठाए और तू यांग की सेना पर टूट पड़े। जैंग शुएंजी की सेना तू यांग की डिमोनिक आर्मी से भिड़ गई। तू यों ने डिमोनिक रेस को आदेश दिया कि शहर को पूरी तरह तबाह कर दो। तू यों की आंखों में उलझन भर गई। उसने जैंग शुएंजी को देखा और पूछा, क्या तुम पागल हो? तुमने दशकों तक रक्षा की है और अब पूरी डिमोनिक रेस के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हो? उसने सवाल किया कि क्या जैंग शुएंजी को डर नहीं लगता कि वो सभी रेसेस के बीच युद्ध छेड़ देगा, सिर्फ चू जैंग जैसे छोटे शहर के लिए? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैंग शुएंजी कुछ साधारण जीनियसेस के लिए इतना बड़ा युद्ध शुरू कर देगा। गुस्से में जैंग शुएंजी ने कुल्हाड़ी से हमला किया। तू यों ने समय रहते ब्लॉक कर लिया। जैंग शुएंजी के लिए यह सब वर्थ था। उसने साफ कहा कि प्राचीन काल से जो भी ग्रेट जिया को अपमानित करता है उसे मौत की सजा मिलती है। अगर तू यांग ने उसके जीनियसेस को मारा तो वो उसका सिर काटकर ट्रॉफी बनाएगा। उसी समय एंशिएंट गॉड की सबॉर्डिनेट चू जैंग के बैटलफील्ड पर पहुंच चुकी थी। वो हवा में तैर रही थी। उसका पूरा शरीर ईविल एनर्जी से घिरा था। उसकी नजर जैंग के डोमेन पर पड़ी और वो मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि ये जैंग चेन का डोमेन है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्पाइडर क्वीन इस तरह हार गई। उसने कहा कि एक साधारण डोमेन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसने शक्ति का इस्तेमाल किया और जैंग के डोमेन पर भयानक एनर्जी स्लैश छोड़ा। एक ही पल में जैंग का डोमेन टूट गया। जैंग, जो तलवार पकड़े हुए था, घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। स्पाइडर क्वीन ने मुड़कर देखा और 7th सीट की ऑरा को पहचान लिया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये एंशिएंट गॉड की ऑरा थी। थका हुआ जैंग तलवार को जमीन में गाड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। वो समझ गया कि ये 9 ट्रांसफॉर्मेशंस वाले अवेकन की शक्ति है। वो हिल नहीं सकता था और लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। उसकी आंखों में दुष्ट चमक आई। मुस्कुराते हुए उसने परिचय दिया,
वो एंशिएंट गॉड चर्च की 7 सीट, जिसे दी लवर कहा जाता है। उसने कहा कि जैंग से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति से कीड़ों के शरीर हवा में उठा दिए। उसने तय किया कि जैंग और इंसेक्ट्स को सीधे अंडरवर्ल्ड भेज देगी। जैंग ने इंसेक्ट्स को देखा और उनके असली रूप देखकर समझ गया कि उसकी शक्ति कितनी भयानक है। दी लवर ने हाथ हिलाया और इंसेक्ट्स को फायरवर्क्स की तरह उड़ाने लगी। उनके शरीर टुकड़ों में फटने लगे। लिटिल नाइन, जो जैंग के कंधे पर बैठी थी, रो पड़ी और उससे रक्षा करने की गुहार लगाने लगी। जैंग ने दांत भींचे और उससे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो ठीक से छिपी रही तो कुछ नहीं होगा। दी लवर ने जैंग के शरीर को भी हवा में उठा लिया। उसे लगा कि ये काफी नहीं है, तो उसने जैंग को भी फायरवर्क्स बनाने का फैसला किया। जैंग ने दांत जोर से दबाए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि जियांग और बाकी सब घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों में डर भर गया। अब जैंग को कौन बचाएगा? किसी को समझ नहीं आ रहा था। यिंग एक्साइन की आंखों में नफरत चमक उठी। उसके माथे पर पसीना था। उसने कहा, हम सब मरने वाले हैं। जैंग का शरीर उल्टा हवा में लटका हुआ था। वो जोर से चीखा और एक्सायोजिया को आदेश दिया कि वो प्रकट हो और डार्क डीमन को मुक्त करे। तभी नीली ऊर्जा उसके चारों ओर फैली और उसमें से डार्क डीमन निकला। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। पूरी तरह प्रकट होते ही डार्क डीमन ने दी लवर को घूरा। इतने शक्तिशाली अस्तित्व को देखकर वो उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैंग ऐसा प्राणी कैसे बुला सकता है। डार्क डीमन की आंखें चमकी और उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकलने लगी। उसी पल जैंग का शरीर धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। उसने गुस्से में तलवार जमीन में गाड़ दी और क्रोधित आवाज में बोली कि उसे कीड़ों को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अब उसकी मौत तय है। डार्क डेमन ने अपना मुंह खोला और एक भयानक ऊर्जा गोला चार्ज करने लगा। भागने की बजाय उसकी प्रेमिका ने प्राचीन देवता की शक्ति को बाहर निकालना शुरू किया। उसने तय कर लिया कि वो देव शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को इस हमले से बचाएगी। जांग की नजरें उसी पर टिक गई और उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई। तभी एक्सायोजिया उसके कंधे पर प्रकट हुआ और समझाया कि 7वां आसन 7 सीट डार्क डेमन का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसे हराने में डार्क डेमन को भी समय लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ 10 सेकंड तक ही अस्तित्व में रह सकता है। उसके बाद वो सेलेस्टियल मैंडेट की वजह से नष्ट हो जाएगा। समय तेजी से खत्म हो रहा था, लेकिन हमारा लड़का शांत था। उसने कहा कि अब कोई और रास्ता नहीं है। बेहतर यही है कि डार्क डेमन के साथ साथ 7वां आसन भी खत्म हो जाए। उसी पल जांग की बहन और जैंग शुएंजी की सेना का एक सैनिक वहां प्रकट हुआ। गुस्से से भरी नजरों के साथ उसने प्रेमिका की गर्दन पर तलवार से वार किया, ये साफ करते हुए कि वो जोंग चेन को बचाने आई है। शेनुफे गॉडस्लिंग आर्मी के ब्लू ड्रैगन कैंप से अपने आगमन की घोषणा करता है और जोर से तलवार घुमाता है, ये स्पष्ट करते हुए कि वह दैवी प्राणियों को तबाही मचाने नहीं देगा। आसमान में एक जबरदस्त ऊर्जाचमक दिखाई दी। सेलेस्टियल मैंडेट के आने को देखकर जोंग चेन ने एक्सायोजिया को आदेश दिया कि वो डार्क डेमन को निगल ले। एक्सायोजिया ने सिर हिलाया, मुंह खोला और डार्क डेमन को निगल लिया। जांग की बहन की तलवार प्रेमिका के शरीर को भेद गई। उसे भयानक पीड़ा हुई। उसने कांपती आवाज में उन्हें मारने से मना किया और कहा कि वो उनके हथियारों की मदद से एक बड़ा रहस्य बता सकती है। होंग याओ और शेनुफे ने उसके शरीर को जोर से जमीन पर पटक दिया और उसका सिर काटने ही वाले थे। वो पूरी तरह घबरा गई, पसीने से भीगते हुए जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगी और कसम खाई कि वो सब कुछ बता देगी। इसी दौरान हंगा का शरीर प्रचंड ऊर्जा छोड़ रहा था। वो जमीन पर उतरी, प्रेमिका के शरीर पर पैर रखा और क्रोध से चमकती आंखों के साथ, लेकिन जिज्ञासु स्वर में उसने शेंटूफे से रुकने को कहा। उसने वादा किया कि अगर प्रेमिका सच बताएगी तो उसे नहीं मारा जाएगा। शेंटूफे जमीन पर उतरा और चुपचाप खड़ा रहा। प्रेमिका की आंखें डर और हैरानी से फैल गई। कांपती आवाज में उसने बताया कि चू जैंग शहर की जमीन के नीचे एक दरार है, जिसके ऊपर उन्होंने एक वेदी ऑल्टर बनाई है। शेंटूफे ने उसकी गर्दन के पास जमीन में कुल्हाड़ी गाड़ दी।
ये देखते ही उसकी आंखों में डर भर गया। वो समझ गई कि हालात उसके खिलाफ है। नर्वस होकर उसने कबूल किया कि जब तक चू जैंग शहर के जीवित लोगों की बलि दी जाती रहेगी, उनका खून और आत्मा उस प्राचीन दैत्य देवता के शव में समा जाएगी जो शहर के नीचे दफन है। अगर ऐसा हुआ तो वो देवता पुनर्जीवित होकर दाजिया पर उतर आएगा। शेंटू फे और होंग याओ उसे चुपचाप घूरते रहे। ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो सच बोल रही है या नहीं। जांग खड़ा हुआ और शक भरी नजर से पूछा कि क्या उसने सब कुछ बता दिया है। प्रेमिका ने प्राचीन देवता की कसम खाकर कहा कि उसने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन जांग समझ गया वो झूठ बोल रही है। तभी एक्सायो जिया प्रकट हुआ, मुंह खोला और उसे निगलने की तैयारी करने लगा। प्रेमिका की नजर एक्सायो पर पड़ी और वो पूरी तरह घबरा गई। ये समझ ही नहीं पाई कि यह राक्षस कहां से आया। एक्सायो जिया झपटा और उसे एक ही निवाले में निगल गया, ये कहते हुए कि उसमें प्राचीन देवता का हल्का सा स्वाद था। उसके लिए वो ठीक ठाक खाने लायक थी। उधर स्पाइडर क्वीन, जो मरी होने का नाटक कर रही थी, उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने मौका देखकर आखिरी ताकत से रेंगते हुए भागने की कोशिश की। जांग ने पीछे मुड़कर देखा और समझा कि वह तो उसे लगभग भूल ही गया था। शांत स्वर में उसने लिटिल नाइन को आदेश दिया कि उसका काम खत्म करे। लिटिल नाइन प्रकट हुई। उसके शरीर से धुंध निकल रही थी। वो स्पाइडर क्वीन के ऊपर बैठ गई, एक हाथ उसके सिर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके मांस के टुकड़े नोच नोच कर खाने लगी। इतनी शक्तिशाली प्राणी का मांस चखते ही लिटिल नाइन ने आंखें बंद कर ली और आनंद से मुस्कुरा दी। स्पाइडर क्वीन की आंखों में डर और हैरानी भर गई। उसे समझ आ गया कि यही उसका अंत है। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुआ जिसमें जांग को 20 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने की घोषणा की गई। उसी समय आसमान में टैन्युइन्स अलर्ट फिर से एक चिन्ह के रूप में दिखाई दिया। होंग याओ की नजर लिटिल नाइन पर पड़ी और वो डर व उलझन में पड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जांग के पास इतनी भयानक प्राणियों पर नियंत्रण है। शेनु फे ने ऊपर देखा और टैन्युइन्स अलर्ट को देखते ही समझ गया कि दैया अब पूरी तरह अराजकता में डूबने वाला है। जांग के बाल फिर से सफेद हो गए। उसके शरीर से नुकीले स्पाइक्स निकलने लगे और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक हाथ जमीन पर रखा और दूसरा अपने बाजू पर। उसकी आंखें चमकने लगी। होंग याओ जांग के पास पहुंची और चिंता भरे चेहरे के साथ पूछने लगी कि क्या वो ठीक है और उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। तभी हमारे लड़के के शरीर से काली दुष्ट ऊर्जा निकलने लगी। जांग ने दांत भींच लिए और दर्द से चीखने लगा। ऊर्जा और भी तीव्र हो गई, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। जियांग, टैंग और बाकी लोग घबराकर उसकी ओर दौड़े। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जांग के शरीर से निकल रहे नुकीले स्पाइक्स अचानक गायब हो गए। जियांग ने जांग को अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी आंखें चिंता से फैल गई। वो तुरंत समझ गया, ये प्राचीन देवता के रक्त का इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट था। उसे पता था कि अब देर नहीं हो सकती। जांग को तुरंत जोंगडन सैन्य जिले के मुख्य बेस के अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि वहीं सबसे अच्छे पुजारी और सबसे शक्तिशाली औषधियां मौजूद थी। एक्सायो और आन टैंग चुपचाप जांग को देखते रहे, ये नहीं जान पाते हुए कि वो बचेगा या नहीं। होंग याओ की आंखें डर से फैल गई। उसने मुट्ठी अपने सीने पर रखी और बताया कि पोर्टल नष्ट हो चुका है। उसने जांग को अस्पताल पहुंचाने में मदद की पेशकश की। पास खड़ा शेंटू फे भी गंभीर नजर के साथ आगे आया और मदद की बात कही, लेकिन जियांग ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसने साफ कहा कि वे ये न भूलें कि शहर की जमीन के नीचे मौजूद रिफ्ट को अभी भी संभालना जरूरी है। एक्सायो जांग के पास बैठ गई। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपनी शक्ति से हमारे लड़के को ठीक करने लगी। गुस्से में जियांग चिल्लाया और एक्सायो को आदेश दिया कि किसी भी हाल में जांग को बचाना है। उसने जांग के कीड़ों को पुकारा, ये कहते हुए कि अगर वे अपने मालिक को बचाना चाहते हैं तो तुरंत आकर उसकी मदद करें और उसे अस्पताल पहुंचाएं। एक ही पल में हजारों छोटे कीड़े चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक्सायो लगातार जांग को हील करती रही। जी गैंग ने बाकियों की ओर मुड़कर युद्ध भूमि को साफ करने का आदेश दिया। सबने सिर हिलाकर हामी भरी। मुहेन्यू जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू और दर्द भर गया जांग की हालत देखकर। शांत चेहरे के साथ लियू सैंडो उसके पीछे बैठी
उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि जांग मजबूत है। अगर वो लेवल 9 मॉन्स्टर को हरा सकता है तो उसे कुछ नहीं होगा। पीछे खड़ा जैक शुआनु सबको गंभीरता से देखते हुए बोला कि रोने का समय नहीं है। उन्हें तुरंत बाकी बीस टाइड को खत्म करना होगा। हीलिंग बैरियर की शक्ति की वजह से सभी जीनियस योद्धाओं के जख्म पूरी तरह भर चुके थे।